हमारे देश के लोगों को नीट का पेपर आउट हो गया, दिक्कत है। हमारे देश में 2 संविधान चलते थे, उसमें दिक्कत नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है। पर बनना ही नहीं है तुम जैसा। एथेनॉल को लेकर के जो आज लोगों के मन में एक डर है, इस पूरे इकोसिस्टम का ध्वस्त होना जो आज ही कर रहा है नौटंकी जंतर मंतर पे, क्या ये तरीका लोग समझ पाएंगे? 2019 में धारा 370 में बदलाव जी, ये आते ही काम नहीं कर दिया है। एक्चुअली ये हमारी उम्मीद ही गलत है। वो महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों का समर्थन करती रहती है, उनके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। क्या कुछ ही लोग इस वक्त देश को बदलने की कोशिश में लगे? जो मैं करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, उल्टा करप्शन। वर्ल्ड अफेयर्स से लेकर इंडिया की पॉलिटिक्स तक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले क्रिएटर अंकित दुबे जी का पॉडकास्ट में स्वागत है। अभी मैंने रिसेंटली आपका वीडियो देखा, आपने जो डाला कि नीट परीक्षाओं के लिए आज इतना बड़ा धरना दिया जा रहा है और पूरी सीजेपी पार्टी का गठन हो गया और अचानक सारे लोग उसमें शामिल हो गए और कहते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा होना चाहिए। आपका वीडियो कुछ ऐसा था कि आज से पहले भी होता रहा, आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे पेपर लीक हुए पर कभी ऐसे बड़े धरने नहीं रखे गए। तो क्या ये जो एक बड़ा मूवमेंट दिख रहा है ये भी कहीं फैब्रिकेटेड है, कहीं गढ़ा हुआ है? कुछ ऐसे संकेत जो आप डिटेल में देख पाते हो? डेफिनेटली। देखिए, नीट का पेपर आउट हुआ, उसको लेकर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया कि एक आदमी आज धरना प्रदर्शन दे रहा है और वो जो है फास्टिंग कर रहा है। आज 8वां दिन हो गया फास्टिंग। एक नीट का पेपर आउट होने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, गलत हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती है, बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ, उनके सपने टूटे, कईयों को डिप्रेशन में जाना पड़ा, बहुत गलत होता है कोई भी पेपर आउट होता है तो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मोदी सरकार में इससे पहले भी पेपर आउट हुए हैं, इनसे पहले भी मिनिस्टर्स रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। इनसे पहले रमेश पोखरियाल जी थे, उनसे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उनसे पहले स्मृति ईरानी थी, तमाम पेपर आउट हुए थे। और कांग्रेस काल में तो पेपर आउट होना एक कॉमन बात थी, वहां पेपर आउट हो जाता था और पैसे दे के भर्ती भी हो जाती थी, किसी ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि हम उसे नॉर्मलाइज कर चुके थे। आज आप डेवलपमेंट पूछें और आप कहें कि भाई मोदी ने क्या किया, मोदी ने ये किया कि जिन चीजों को पहले आप नॉर्मलाइज कर चुके थे, आज वैसी एक गलती हो जाती है तो आप फास्टिंग कर रहे हैं, आवाज उठा पाते हैं, इस लेवल पर फास्टिंग कर रहे हैं। आपके लिए वो एक मुद्दा बन गया है। तो मुद्दे इतने खत्म हो गए कि वो एक मुद्दा बन गया है। पहले मुद्दे इतने ज्यादा थे कि ये तो मुद्दा ही नहीं था। ये मोदी जी की उपलब्धि है। बाकी ये जो जितना भी ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है पूरा इकोसिस्टम के खिलाफ जो मोदी जी कदम उठा रहे हैं उसको लेकर के। अभी अप्रैल में खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास एक जिम खाना है जहां पर बड़ी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं वो शाम को बैठते हैं, बातचीत होती है, जाम झलकते हैं और ये डिसाइड होता है कि देश में मुद्दा क्या बनाया जाएगा। इसमें कई बड़े बड़े एडवोकेट शामिल होते हैं, कई बड़े पत्रकार शामिल होते हैं, कई जो मिनिस्टर्स के बेटे हैं वो शामिल होते हैं। एक ड्रेस कोड रखा जाता है, हर तरह की सुविधा अंदर दी जाती है। अगर आपको इसके लिए मेंबरशिप चाहिए तो आपको करीब 10 लाख रुपए देने होंगे और वेटिंग लिस्ट अभी लगी हुई है, 40 साल बाद आपका नंबर आएगा। इस लेवल का वो एक एलिट क्लास का क्लब बना हुआ था। उस क्लब को बंद करने का फैसला ले लिया, लोगों का ध्यान नहीं गया, अरे छोटा सा फैसला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद FCRA में बड़ी स्तर पर रेगुलेशंस किए। FCRA एक वो व्यवस्था है जिसके जरिए आपको एक लाइसेंस मिलता है कि आपका NGO अब विदेश से भी फंड प्राप्त कर सकता है। जैसे ही उसमें ये बदलाव किए कि अब फंड प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुरंत सीजेपी पार्टी तैयार हो जाती है जो विदेश में तैयार होती है। उस पार्टी को तैयारी करने वाली आम आदमी पार्टी होती है। वो लड़का कहता है कि मैं भारत में आके ये करूंगा। वो जब भारत में आके प्रदर्शन करने की बात करता है, उसी जून में सर्गियो गौर जो USA का एम्बेसडर भारत में है, वो अमित शाह से जाकर के मुलाकात करता है। क्या बात करी हमें नहीं पता। उसी तरह से आप देख लीजिए 23 मई की बात है, मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत आते हैं और भारत में दिल्ली में लैंड करने के बजाय सीधे कोलकाता में लैंड करते हैं और उस मिशनरी से मुलाकात करते हैं जहां पर मदर टेरेसा काम करती थी। और हम जान रहे हैं कि कई ऐसी क्लासिफाइड नॉलेज इंफॉर्मेशन सामने आई है जिससे पता चला है कि मदर टेरेसा यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन को लेकर के बड़ा एक पूरा मिशन चलाती थी। तो मार्को रूबियो का वहां पर आना हमको ये संकेत देना था कि अमेरिका अभी भी इन मिशनरीज के साथ खड़ा है। तुम FCRA कितना भी ले आओ, हम इनका सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। और जब भारत और सख्त नियम करता चला गया, उसके बाद ये जो सर्गियो गौर है अमित शाह से जाके मुलाकात करते हैं।
और जब उस मुलाकात में भी शायद कुछ ना निकला होगा, तब जाके सोनम वांगचुक कहते हैं जून के लास्ट वीक में कि मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं। और सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जिनका FCRA लाइसेंस पिछले साल सितंबर में कैंसिल हुआ है। और उस पूरे आंदोलन में आप देखना धीरे धीरे वो लोग जाने लगे हैं जिनके FCRA लाइसेंस पहले ही कैंसिल हो चुके थे। हाल ही में कल की बात है, अरुंधति रॉय गई थी। अरुंधति रॉय वो हैं जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करती थी और पूरे प्रोग्राम में ये बोलती थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। वो कल जाकर के उस स्टेज से भी बोली है जहां पर CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है कि कश्मीर इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और CJP वालों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। अभी दोबारा उन्होंने ये दोबारा बोला है जी, दोबारा बोला है, कोई आपत्ति नहीं थी। आपको आपत्ति न होने का क्या मतलब है? क्या आप भारत की इंटीग्रिटी के साथ खेलोगे? आप नीट का विरोध करने आए थे और आप कश्मीर तक पहुंच गए, इसका मतलब आपकी मंशा पर सवाल है। और मजे की बात देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच वर्ड बोला था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और वो बोला था किसी और कॉन्टेक्स्ट में। आपने वर्ड उठाया वहां से, खिलाफ हो गए बीजेपी के, मुद्दा उठाया नीट का, और करते करते आज आपके मंच पर कश्मीर की बातें हो रही हैं। और वो बोल रहा था कुछ दिन पहले कि मेरा लिंग, मेरा अधिकार, मेरा जेंडर, मैं कुछ भी मानूं अपने आप को, तमाम तरह के लोग वहां आ रहे हैं। तो आप पूरी तरह से भटके हुए लोग हो और एजेंडा बेस्ड काम कर रहे हो। डेली आपके यहाँ पूरे खाने चल रहे हैं, दोपहर में खाने का पूरे लंगर चलता है, शाम को चलता है, और दिन आपकी फंडिंग आ रही है। इतने लोगों पे कहाँ फुर्सत है कि जाकर के इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकें जी। तो ये हमारे देश में जो इकोसिस्टम पर प्रहार हो रहा है, जैसे मैंने पहले जिमखाना की बात बताई, FCRA की बात बताई, और ये धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ क्यों है ये भी बता देता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के ही खिलाफ ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि 2021 के बाद से ही हमारी NCERT में बड़े स्तर पर बदलाव किया जा रहा है। और ये जो भी इकोसिस्टम ने हमको पढ़ाया था कि मुगल्स महान थे, अकबर महान था, हुमायूं महान था, ताजमहल से बेहतर कुछ नहीं है, जो हमारे दिमाग में भर दिया था, और हमें हमारे सनातनी 5 राजाओं के नाम भी याद नहीं है, इन सब के नाम हमें रटा दिए गए थे। अब ये किताबों में बड़े स्तर पर बदलाव किया जा रहा है और ये धर्मेंद्र प्रधान करवा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि हमारा इतिहास भी अब गया, हमारी बैठक का स्थान भी अब गया, हमको जहां से पैसे आते थे वो भी अब गया। तो क्या करें? अब एक ही मात्र विकल्प है कि कैसे भी जो आखिरी तौर पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो वो करो। ऐसे ही आप देखिए NCERT में आर्यन थ्योरी को खत्म कर दिया। 2024 में हमको ये साक्ष्य मिले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से इंडिजिनस थी, हमारी थी, बाहर से आए हुए लोग नहीं है जो हमको सिखाया हुआ था कि आर्यंस तो बाहर से आए हैं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के 80 साल पहले ही बोल दिया था कि आर्यन थ्योरी गलत पढ़ाई जा रही है हमको, पर बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज को दबा दिया गया। आज जब DNA से ये सिद्ध हो रहा है कि हम इंडिजीनियस ही हैं, यहीं के हैं, बाहर के नहीं हैं, तब आप जाके NCERT में उसे हटा रहे हो। इसलिए आपका विरोध हो रहा है कि जिस तरह से भारतीयों को अंग्रेजों के बाद भी गुलाम बनाए रखा था हमने, ये ऐसे कैसे गुलामी की जंजीरों से छूट सकते हैं? ये पूरा षड्यंत्र उसका है। अभी भी मेरे खिलाफ कई लोग कमेंट करेंगे आपके बॉक्स में। अंकित जी, आप पहले ऐसे स्पीकर हैं जो इस विषय पर और इस तरह की चर्चाओं को ला रहे हैं, नहीं तो जितना भी आजकल के सोशल मीडिया है वो सिर्फ CJP पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, वो सिर्फ नीट एग्जाम पर हुए विफलताओं के बारे में बोल रहे हैं, वो जो बच्चों ने आत्मदाह कर लिया उनके बारे में बोल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उसी एजेंडे को बढ़ाएं। आप ये सारे साक्ष्य जितने भी आपने पीछे चीजों को कैलकुलेट किया और आपने कहा कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग है जिसके तहत हो रही है, तो क्या हमें मानना चाहिए कि जो भी देश का युवा है या जो भी आजकल सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है वो इतनी आसानी से भटकाया जा सकता है इन तरह के पूरे एजेंडा के थ्रू? क्या ऐसा लगता है? बिहार में हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए निशांत कुमार जी, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिनका थोड़ा पहनने का चलने का रवैया ऐसा है कि लोग उनको ट्रोल करते थे कि अरे इसमें का बना दिया। अब जिस तरह से वो मेडिकल माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, अचानक जाकर के मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं और जो माफिया जिस तरह से पकड़ा जा रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस समय वो बिहार में हिट हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं लोग, अर्थात लोग आज की डेट में ब्लैक और व्हाइट में ही देख रहे हैं। इस तरह से, इसे कहते हैं पोलराइजेशन, इस तरह से समाज पोलराइज हो गया है कि या तो आप व्हाइट हैं या ब्लैक हैं। निशांत या तो बहुत बुरा था या बहुत अच्छा हो जाएगा, मोदी या तो बहुत अच्छा था या बुरा हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान या तो बहुत अच्छा था या बुरा हो जाएगा, गडकरी पहले बहुत अच्छे थे, अरे मोदी से बहुत अच्छे तो गडकरी साहब हैं जी, आज देखिए गडकरी जी ट्रोल हो रहे हैं। कुछ नहीं करना, गडकरी जी को एक अच्छा काम कर देना है, कोई एक अगले दिन से वो हीरो बन जाएंगे। तो सोशल मीडिया ने जिस तरह से लोगों को पकड़ा है और अभी पकड़ ही रही है, नई आई है, 5-6 साल पुरानी है, 5-6 साल में एक समाज में इस तरह का एक ट्रांजिशन जोन आता है जहां समाज पोलराइज होता है। अगले 3-4 साल में युवा जान जाएंगे कि एकदम से पोलराइज नहीं होना,
कुछ चीजें बाद में भी पता चलती हैं, और एक ग्रे जोन जैसे जैसे आने लगेगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि लोग साक्ष्य मांगने लगेंगे कि साक्ष्य दीजिए। तो जो सीजेपी के एकदम से फॉलोअर आपने 2 करोड़ से ऊपर देखे और प्रोटेस्ट में 2000 लोग नहीं थे, तो एकदम से 2 करोड़ हो गए, जैसे पता चला कुछ ऐसा आया है, लेकिन पता चला ये तो आम आदमी पार्टी वाले ही हैं सब, एकदम से 2000 भी नहीं आए। तो जब ऐसे 8-10 इंसिडेंट हो लेंगे, एक प्रोटेस्ट जैसा हो जाएगा, कश्मीर का मुद्दा भी अभी आएगा, और भी चीजें हो लेंगी, डॉलर और रुपए का जो संतुलन है वो जब रुपए के फेवर में आ जाएगा, हमारी ट्रेड दुनिया में जब डोमिनेट करने लगेगी, तो आने वाले 5 साल बाद लोगों को रियलाइज होगा कि वो जो ट्रांजिशन फेज था जिसमें हम पीछे पड़ गए थे किसी एक सेक्शन के, वो कोई भी सेक्शन हो सकता है, वो हमने बहुत जल्दी कर दी। रियलाइज होगा लोगों को, तो हमें इस ट्रांजिशन फेज को अंतिम अवस्था नहीं मान लेना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, 4-5 साल इंतजार करिए, देखिए सब कुछ अपना जगह पकड़ लेगा। अंकित जी, आपने अभी गडकरी का जिक्र किया और पिछले दिनों मैंने आपका एक वीडियो देखा जो देहरादून एक्सप्रेसवे है, और आपने एथेनॉल पे भी बोला। एक वीडियो आपने बनाई जिसमें आपने हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियों का जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं आपके वीडियोस या आपकी नॉलेज में आप वो फ्यूचर दिखाने की कोशिश करते हैं जिस पे सरकार काम कर रही है। आपने बहुत खुलकर प्रशंसा भी की कि भारत में या विश्व में शायद 5वें नंबर पे भारत ऐसा देश है जो अब उस दिशा में काम कर रहा है तेजी से, जिसमें वो एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दे। पर बाहर ये चीजें नहीं दिखाई देती। बाहर लोग जिस तरीके से भारत की छवि को लेकर के दुनिया में एक संदेश पहुंचा रहे हैं कि बहुत करप्ट है, बहुत पोल्यूटेड है, सिविक सेंस नहीं है, लोग यहाँ गलत काम ही करते हैं, सही कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को जो एक बड़ा हवा दी जा रही है, इसमें आपका नजरिया क्या कहता है? जो आपकी डिटेलिंग है वो क्या कहती है कि पीछे की चीज क्या हो सकती है? सर, एक तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक और व्हाइट की आदत पड़ गई है समाज को, इसमें समाज ब्लैक बहुत जल्दी पकड़ रहा है जी। सोशल मीडिया में आप कोई भी नेगेटिव चीज डाल दीजिए, कोई भी सनसनीखेज चीजें डाल दीजिए, वो लोग जल्दी पकड़ते हैं। और ये सोशल मीडिया में नहीं, न्यूज चैनल में भी रहा है। एक टाइम पर न्यूज चैनल पर दिखाया जाता था कि स्वर्ग की सीढ़ियां, है ना, नरक के द्वार, ऐसे करके आता था। 2009 के आसपास की बात है। वो करके वो चैनल हिट हो गया, फिर वो चैनल वो चीजें छोड़ चुका, अब आगे की चीजें बढ़ा रहा है। तो लोगों ने विद द टाइम रियलाइज किया कि झूठ है। ऐसे अब क्या होता है कि लोग एकदम से अपनी रील वायरल कराने के लिए, अच्छा इसके पीछे भी फैक्ट बताता हूँ। मोदी जी को वोट देने वाले 38% लोग थे। जब हम इलेक्शन का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, 38% लोग मोदी के फेवर में वोट दे रहे हैं और 62% ऐसे हैं जो मोदी के फेवर में वोट नहीं दे रहे। तो बड़ी संख्या वहां है। एक दूसरा, अगर आपको हिट होना है बहुत जल्दी, तो आप मोदी के खिलाफ बना दीजिए, नेगेटिव कैंपेन चला दीजिए, किसी भी कमियां आगे दिखा दीजिए, तो देखने वाले ज्यादा हैं। और सोशल मीडिया पर प्रमोट करने का भी एक एल्गोरिदम है। 2024 की बात बता रहा हूँ, जब इलेक्शन होने थे भारत में, तब मैंने जितनी भी मोदी के फेवर में वीडियोस बनाई थी, उनमें से ज्यादातर ऐसी थी जो मोनेटाइज ही नहीं हुई थी, कईयों की रीच करा दी गई थी। अब वही मैं अब बना रहा हूँ तो नॉर्मल चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक फेवर वहां से ही मिलता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है एक, वो हर तरह से प्रयास करता है कि बाकी देशों पर अपना दबदबा बनाए रखो, वो चाहे कैसे भी हो। एनजीओ के द्वारा प्रोटेस्ट कराना हो, वो होना चाहिए। सरकार अपने मन के चुनवा दूं, वो होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकूं, वो होना चाहिए। आज उस देश के पास हमारा पूरा डेटा है। उस देश को ये पता है कि भारत के, दिल्ली के इस इलाके में रहने वाले ये 100 लोग सोशल मीडिया पर जनरली किस पार्टी का कंटेंट देखते हैं। उसे कुछ नहीं करना, बस उस पार्टी कंटेंट को उल्टा कर देना, दूसरी पार्टी के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा पुश करना है उन लोगों के बीच में पॉजिटिवली। वो लोग रातों रात ब्रेन वॉश हो जाएंगे। तो वो जब चाहे, जिस इलाके के लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहे कर सकता है, और किसी भी जगह पर इलेक्टोरल रिजल्ट को ऊपर नीचे करवा सकता है। तो अंकित जी, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम जहां अपने आप को इतना सेफ महसूस करते हैं, वहां दूसरी कंट्री इतनी इन्वॉल्व है हमारे परसेप्शन को चेंज करने के लिए? डेफिनेटली हमारा परसेप्शन हर तरह से चेंज किया जा रहा है, और अभी से नहीं, शुरुआत से किया जा रहा था। गलत किताबें पढ़ाई गई NCERT की जी। हमको हमारे कल्चर से दूर रखा गया। आज मैं कई लोगों से मिलता हूं जो ये कहते हैं, अरे ये तिलक विलक हम नहीं लगाते, क्या ये दिस ऑर्थोडॉक्स, ऐसा उनके दिमाग में बिठाया गया। उसी तरह से अंग्रेजी हम पर थोपी गई, एक ऐसी भाषा जो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, हम उसको खुदा मानते हैं। और अपनी जो भाषा, जिसकी एक एक चीज साइंटिफिक है, जिसका उच्चारण भी साइंटिफिक है, हम उसे कुछ नहीं समझते। इस लेवल का ब्रेन वॉश हमारा हुआ है, तो हम इस चीज को कैसे नकार सकते हैं कि वो कोशिश अब नहीं हो रही है।
दुनिया में कोई देश अगर नंबर 1 बना है तो दूसरों को दबा के बनाए, और दबाने के प्रयास अलग अलग होते हैं। कहीं युद्ध करके, कहीं आपस में लड़वा के, कहीं गलत पढ़ा के, कहीं प्रोटेस्ट करवा के। आप मणिपुर का प्रोटेस्ट देखिए, 2023 से हो रहा है। 2023 में मणिपुर के सीएम ने ये कहा था कि मैं यहाँ पर जितनी भी ड्रग्स की खेती होती है सब पर बैन लगाता हूँ। तभी से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। हमारे देश के लोगों को लगता है कि 2 कम्युनिटीज लड़ रही हैं, ऐसा नहीं है। कम्युनिटीज को लड़वाया जा रहा है कुछ फोर्सेस के द्वारा, जो फोर्स ये चाहती थी कि लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड का ड्रग्स मणिपुर के रास्ते भारत आए और एक पैरेलल इकोनॉमी चले। जो फोर्सेस पंजाब के रास्ते ड्रग ला करके यहाँ पर एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का अफीम है, पंजाब के रास्ते भारत आता है, पूरी एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। तो अंकित जी, आप एक चीज तो मानेंगे कि इन सारी चीजों के पीछे जो कि एजेंडा है और बहुत से लोग कर रहे हैं जो आम आदमी को नहीं पता चलता, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी भी पिस जाता है। नीट के एग्जाम में बहुत से बच्चों का आत्मदाह कर लेना, मणिपुर में बहुत सी बेटियों के साथ गलत हो जाना, पुलिस ब्रुटैलिटी, बहुत सारी जगह जस्टिस ना मिल पाना, ये सारी चीजें भी बीच बीच में हो जाती हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए, जिस चीज पर शायद एक अच्छा निबंध होना चाहिए, अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। तो ये चीज आप कैसे महसूस करते हैं? सर, एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें एक डायलॉग था कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो अभी भी हमारा है। सर, सिस्टम इस लेवल तक पेनिट्रेट किया हुआ है कि आप सरकार कुछ भी कर ले, एकदम से रिजल्ट आके नहीं दिखा सकती। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो कर रहे हो जो ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे, वो अभी भी चल रहा है। ब्रिटिश लॉज अभी भी चल रहे थे, अब बदलाव हुआ है, आईपीसी को हटा करके भारत न्याय संहिता आई है। हम सोचिए उन नियमों को चला रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। आज भी जुडिशरी उसी पैटर्न पे फॉलो कर रही है जो ब्रिटिशर्स ने किया था। अंग्रेजी में बात होती थी, अब थोड़ा बहुत हिंदी और लोकल लैंग्वेज का वहां पर यूज होने लगा है। जुडिशरी के में जो जजेस बैठे हुए हैं वो जनरली 50+ हैं, और वो सब उस कालखंड से पढ़ के आए हैं जब नेहरू के इरा की किताबें चलती थी। नेहरू वो जो ब्रिटिशर्स प्रभावित थे, तो जो लोग उस समय की किताबें पढ़ के सेकुलरिज्म सीखे हैं, सोशलिज्म सीखे हैं, जिनको भारतीय जड़ों से ज्यादा रूबरू नहीं कराया गया है, वो रातों रात नहीं बदलेंगे। ज्यादातर बुजुर्ग पत्रकार वो थे जो उस जमाने के पढ़े हुए थे जब कांग्रेस अपना तरीके से पढ़वाती थी और अपने नैरेटिव चलवाती थी। ये पत्रकार जब कोई कांग्रेस का पीएम विदेश जाता था तो उनके जहाज में बैठ करके दारू पीते हुए विदेश जाते थे और सरकारी खर्चे में वहां रुकते थे। उन पत्रकारों की पत्रकारिता हमने सुनी है। लिमिटेड टीवी चैनल हुआ करते थे जिनको हमें सुनवाया गया जो मन में आया। एक विशेष तरह की पिक्चर हमको दिखाई जाती थी। आप एक चीज पर गौर करिए, 1970s के दशक में अमिताभ बच्चन को पोर्ट्रे किया जाता था एक एंग्री यंग मैन, और अक्सर फिल्मों में उनको एक मजदूर बनाया जाता था, ऐसा मजदूर जो मिल मालिक के खिलाफ लड़ रहा है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, और वो एक तरह से मसीहा बन रहा है अन्य मजदूरों का। और हमेशा फिल्मों में मिलों के मालिक को और इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसे दिखाया गया कि ये तो खराब आदमी, खराब लोग। और यही कारण है इसलिए आज हम अंबानी और अडानी को खराब समझ रहे हैं। जबकि आप यूएस में चले जाइए, वहां पर जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या सीईओज हैं, उनको बहुत सम्मान है। इलॉन मस्क देखिए आप, राष्ट्रपति के साथ उठता बैठता है, राष्ट्रपति जहां जाते हैं उनके साथ जाते हैं। इलॉन मस्क ने खुद कहा था कि ट्रम्प के कैंपेन में मैं फंडिंग करूंगा। जिस दिन अडानी ये बात बोलते बवाल हो जाए। तो आज हम हमारे कैपिटल्स लोगों के खिलाफ खड़े हैं, आज हम हमारी जड़ों के खिलाफ खड़े हैं, आज हमारे यहाँ कुछ हो जाता है हमें लगता है ऑर्गेनिक है, आज हम हमारी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। मोदी के तो विरोध में खड़े हैं लेकिन खामने के लिए आंसू बहा रहे हैं। आज हम हर उस चीज का विरोध करने को तैयार हैं जो नेशनलिस्ट है या सरकार किसी चीज का इलाज कर रही है। आज हम जुडिशरी के करप्शन को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। आज एक क्यों कोई ये बात नहीं करता कि एक आम आदमी जुडिशरी में न्याय मांगने जाए तो उसे 20 साल लग जाते हैं। सबसे बड़ा समस्या तो ये है, एक अमीर आदमी, एक माफिया 10 कत्ल कर देता है और फिर भी चुनाव लड़ता है, खुले में घूम रहा होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और एक जरा सा आदमी एक जमीन विवाद में फंस जाए तो 25 साल निकल जाएंगे उसके। इस पर कोई चर्चा तक नहीं करता क्योंकि उस चर्चा को इतना इम्यून कर दिया गया है कि आप जुडिशरी पे नहीं बोल सकते, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में अभी एक चैप्टर रखा गया था करप्शन ऑन जुडिशरी, जुडिशरी नाराज हो गई, चैप्टर हटाना पड़ गया। तो आपको इस तरह से इम्यून कर दिया, आपने जुडिशरी को इम्यून कर दिया। किताबें आपके अनुसार हैं, पत्रकार आपके सेट हैं, चैनल्स पर आपका कहा दिखाया जा रहा है। जेएनयू का कोर्स वही है जो पहले था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब प्रोफेसर वही हैं जो उस जमाने के पढ़े हुए हैं। तो उन्हें कहाँ समझ में आएगा आज की चीजें? जिस आदमी ने 50 साल वो प्रैक्टिस करी है, एंटी हिंदू प्रैक्टिस करी है, उसे एकदम से आप ये रियलाइज कराओ कि नहीं, सनातन ही सत्य है,
वो नहीं मानेगा। कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेन जड़ है जिसको शायद ये बनाए रखना चाहते थे पुराने तरीके से। एजुकेशन, पत्रकारिता, जुडिशरी, और ये सारी चीजें क्योंकि चेंज हो रही हैं, चेंज करना चाहता है जो भी नेतृत्व है हमारे देश का, इसकी वजह से आज इतना ज्यादा एक प्रोपेगेंडा, एक बहुत बड़ी पहल हो रही है जो कि आम आदमी को पता भी नहीं है। वो अलग ही तरीके से लड़ रहा है, अलग ही तरीके से जूझ रहा है। जो हमारे नेता या जो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो भी कई बार इसी सारी चीजों के पात्र बन जाते हैं जो पहले से चला आ रहा है। क्या वो भी इसी तरह की मुहिम का हिस्सा है? अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं 2 दिन पहले लखनऊ से आया, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, सिर्फ आए उस जगह, और लगभग करोड़ों रुपए के होल्डिंग्स, बड़े बड़े उनके स्वागत में खर्चा किया गया। आज आगरा में भी वही स्थिति है। कल मैं रात को पहुंचा और पूरा रास्ता जाम था। यहाँ के जो ब्रज के क्षेत्र के अध्यक्ष चुने गए उनके लिए एक बहुत बड़ा उनके स्वागत की रैली निकाली गई, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। आज आप पूरे शहर में किसी और का पोस्टर नहीं देख सकते। ये सारी चीजें पहली जैसी ही नहीं हो रही। क्या कुछ ही लोग इस वक्त देश को बदलने की कोशिश में लगे हैं, बाकी सिस्टम सेम वही है? आपको भी ऐसा लगता है? इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ, शायद आप उसे कंटिन्यू करें जी। कि जिस तरह से कुछ नेताओं ने फ्रीबीज स्टार्ट किया, केंद्र की बीजेपी सरकार भी जब चुनाव लड़ने जाती है तो कई जगह पर फ्रीबीज कर रही है, तो फिर क्या अंतर है? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थोड़ी सी सीटों से हार गए थे और वाजपेयी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, नेशनल हाईवेज के क्षेत्र में, और वो तो कहते थे नदी जोड़ो परियोजना भी लेकर के आएंगे, तमाम क्षेत्र में काम किया था। और ये बात सब मानते हैं, कांग्रेसी भी मानते हैं, कोई वाजपेयी जी के विरोध में खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी वाजपेयी जी हार गए। वाजपेयी जी ने ऐसे ऐसा समय देखा था जब एक एक वोट से सरकार गिरा ली अपनी। अब मैं एक सवाल लोगों से पूछता हूं कि उस समय अगर वाजपेयी जी ने फ्रीबीज दे दिए होते हल्के से और सत्ता में दोबारा आ गए होते तो 10 साल में सोचिए हम चाइना के बराबर खड़े हो। जिस 2004 से 2014 के बीच चाइना ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करी और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, उसी 2004 से 2014 के बीच में हमने अपने सारे बड़े प्रोजेक्ट गिरा दिए। कभी एनवायरनमेंट के नाम पर, कभी प्रोटेस्ट के नाम पर, कभी कोल माइनिंग नहीं होने देंगे, कभी थर्मल पावर प्लांट नहीं बनने देंगे, कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनने देंगे। वाजपेयी जी कुछ वोटों से हार गए क्योंकि यहाँ पे लोगों को मुफ्त का सामान जिसकी वो अपेक्षा करते हैं नहीं बांटा गया। कभी कुछ कभी कुछ। क्या देश या देश के लोग बस इसी चीज को यहाँ की उपलब्धि मानते हैं कि चुनाव से पहले हमें पैसे मिल जाए, हमें वस्तुएं मिल जाए, सामान मिल जाए? उन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है। 2004 से 2014 के बीच में जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। उल्टा करप्शन, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जाने कौन कौन से, सत्यम घोटाला, कई ऐसे घोटाले, लाखों करोड़ के घोटाले। जिस टाइम हमें प्रोग्रेस करनी थी, प्रोग्रेस छोड़े हम घोटाला कर रहे थे। तो जितना पैसा हमने घोटाले में गवा दिया उसका शायद 1/4 भी नहीं लगता उन फ्रीबीज को पूरा करने में जो वाजपेयी जी दे देते। अब दूसरा सवाल कि क्या लोग इसी के भरोसे बैठे हुए हैं? हमारी डेमोक्रेसी आज भी, डेमोक्रेसी तो है पर मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने एक वोटिंग कराई। कई लोग ये कहते थे कि हमें स्कॉटलैंड को अलग कर देना है, तो यूनाइटेड किंगडम ने कहा अगर आपको लगता है कि स्कॉटलैंड अलग कर देना है तो वोटिंग करा लेते हैं। तो 52% लोगों ने कहा कि नहीं, अलग नहीं करना, 48% ने कहा अलग करना है। तो उन्होंने कहा जब ज्यादातर ये कह रहे हैं नहीं करना तो फिर नहीं करना। ये आप इंडिया में कर सकते हो कश्मीर के लिए या तमिलनाडु के लिए या किसी के लिए भी? नहीं, शायद ये अंतर है। डेमोक्रेसी वो भी और हम भी है। वो मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम इमेच्योर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हो जाना ये नहीं बताता कि हम बहुत अच्छे हो गए। हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है। हम करप्ट नेता को चुन लेते हैं, हम माफिया को चुन लेते हैं, हम इमोशंस में बह जाते हैं, हम आकलन नहीं कर पाते, दूर का नहीं सोच पाते। कारण ये है कि हजारों साल की, लगभग 1000 साल की मान लीजिए गुलामी में जिए, एकदम से आजादी मिली है, तो बड़ा सिस्टमेटिक नहीं हो पाया कुछ भी, और फिर ऐसी चीजें पढ़ा दी गई जिससे हम अपना इतिहास और ज्यादा नेगेटिवली देखने लगे। तो साहब ये है कि हमारा समाज जिस तरह से डिजाइन हुआ है पिछले 75 साल में, वो पॉपुलर चीजों को जल्दी चुनता है या सुनता है, चुनता है और सुनता है। अगर आप अमिताभ बच्चन हैं और ये कह रहे हैं कि आप कोरोना की वैक्सीन लगवा लीजिए, तो लोग लगवा लेंगे, और शायद कोई नॉर्मल आदमी कहे कि लगवा लेनी चाहिए, अच्छी चीज है, शायद नहीं लगवाएंगे। तो पॉपुलर या उतनी ज्यादा ग्लैमरस वाजपेयी जी नहीं हो पाए लोगों के बीच, इसलिए वो हार गए थे। ग्लैमरस देखने के लिए सब करना पड़ता है। जो हिंदुस्तान की नर्व है वो कहीं ना कहीं यही है कि आप प्रसिद्ध हो, पॉपुलर हो,
आप बड़े आदमी दिखो तभी वो आपके पीछे भागेंगे। मोदी जी को इतना बढ़िया कपड़ा पहन के रहना पड़ता है, इतना बढ़िया दाढ़ी बना के इतना अच्छे से कंडक्ट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मैं लोगों के बीच अट्रैक्टिव लगूं। लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं, बट ट्रांजिशन फेज चल रहा है, 10 साल बाद समझ जाएंगे। तब हो सकता है वो खर्चा न होगा जो आज हो रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे इसमें विषय हैं। अभी तो जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम अब कंपेयर करना चाहते हैं। मेरे मन में एक सवाल आता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक यूपीएससी के ही शिक्षक का इंटरव्यू देखा, नाम मैं नहीं बोल सकता, पर उनका कहना था कि भारत कभी भी विश्व गुरु या चाइना या यूरोप को compete नहीं कर पाएगा आने वाले 100 सालों में भी। बात कॉन्ट्राडिक्टरी थी। बहुत से लोग इस चीज़ पे ही जीते हैं कि कल को हम दूसरे लोगों की बराबरी कर पाएंगे। उनका कहना यह था कि भारत की फाउंडेशन मिसिंग है। उनके अंदर अभी बहुत सी चीज़ों को लेकर के, इन्वेंशन हो, पढ़ाई हो, कोई नई चीज़ें तकनीक करने की, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने जो इस दशक के, इस सदी के जो 50 साल शुरू में बड़े बड़े लोग भारत में हो गए, भगत सिंह जैसे बड़े बड़े जो इन्वेंटर्स हो गए, या बहुत से खेल के जगत में बहुत से लोग हो गए, वो इन 50 सालों में वो तमाम लोग गायब हो गए। इसकी वजह से भारत अब एक अलग ही दिशा में बहता चला जा रहा है, वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। आपका क्या सोचना है? जिन्होंने भी कहा या जो भी लोग ये सोचते हैं कि हम यूएस को पीछे नहीं कर पाएंगे, हम यूरोप को पीछे नहीं कर पाएंगे, चाइना, किस चीज में पीछे करना है? आप क्यों किसी को पीछे करना चाहते हो? आपके दिमाग में ऐसा क्यों है कि वही महान है? महानता की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? तो जो लोग इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को वही दिक्कत है। एजुकेशन के माध्यम से ऐसा बता दिया गया है कि भाई वही महान है। बेशक यूएसए आज अच्छी इकोनॉमी है, यूरोप अच्छी इकोनॉमी है। आज के 200 साल पहले की बात है, मैक्सिको में चिड़िया जब ऊपर उड़ती थी किसी विशेष स्थान के ऊपर से, तो चिड़िया मर के नीचे गिर जाती थी, इतना पोल्यूशन होता था। यूरोप में पोल्यूशन इतना ज्यादा था कि वहां बर्ड्स एक टाइम के लिए विलुप्त टाइप की हो गई थी। वो फेस किसी ने नहीं देखा। हम उस जगह पर नहीं आए। हम आज अपने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। हम न्यूक्लियर हीट से हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं। हम सोलर एनर्जी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। हम कोयले की यूज को कम करने के लिए हर घर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। हम विंड एनर्जी को लेकर के दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम हाइड्रो एनर्जी के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जब दुनिया ने अपने यहाँ पर तरक्की की थी तो चिड़िया को मार रहे थे वो लोग तरक्की के इस दौर में। हम जब तरक्की कर रहे हैं ना अपनी, तो हम किसी को नहीं मार रहे हैं। ये अंतर है हम में और उनमें, पहला अंतर। दूसरा, जिन लोगों से आप कंपेयर कर रहे हो, उनकी भाषा क्या भाषा है? कोई भाषा नहीं है, कोई साइंटिफिक भाषा नहीं है। एक टाइम पर दुनिया में वो राज करने में सफल रहे, इसलिए अपनी भाषा थोप दी। एक बिल्कुल भी वैज्ञानिक भाषा इनकी नहीं है, उस भाषा को उन्होंने थोपा हुआ और तुम उसको महान मान रहे हो और सोच रहे हो कि जिस दिन इससे ऊपर निकल जाएंगे उस दिन हम महान होंगे। उससे कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? देख, वो कंपेयर के लायक ही नहीं है। मेरी हिंदी, मेरी मराठी, मेरी गुजराती, मेरी संस्कृत उनसे लाख गुना ज्यादा साइंटिफिक है। तीसरा पॉइंट, नारी को लेकर के सम्मान, फेमिनिज्म यूरोप लेकर के आया। कई लोग आपको मिलेंगे फेमिनिज्म पर लेक्चर देंगे। फेमिनिज्म भारत से अच्छा कोई नहीं बता सकता। 1000 साल पुराने मंदिर में चले जाइए, आपको एक भी देवी की फोटो ऐसी नहीं मिलेगी जो पर्दा की हुई होगी। पर्दा हमारे यहाँ था ही नहीं, इन मुगलों की वजह से करना पड़ा था। और कभी भी नाम होगा हमेशा गौरी शंकर, गौरी पहले, शंकर बाद में, लक्ष्मी नारायण, सिया राम। हम माता को पहले रख रहे थे, तुम हमें फेमिनिज्म सिखाओगे? आज के 500 साल पहले घर का जितना भी अर्थव्यवस्था का पूरा कंट्रोल होता था वो महिला का होता था। पुरुष आता था, ये कुछ पैसे रख लो, देख लेना दूध का खर्चा दे देना, देख लेना बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई जो भी है। वो उतना उसको लगता था कि मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, सब खर्च हो जाएंगे। महिला इस तरह से मैनेज करती थी कि उसमें भी 300 रुपए बचा लेती थी और सारा खर्चा हो जाता था। ये आज से कुछ 100 साल पहले की बात आप? हाँ, 2-3 जनरेशन पीछे चले जाइए, माँ भी अवेलेबल है। गोल्ड, महिला सोचती थी कि मैं मजदूर हूँ लेकिन शादी में कम से कम 1 ग्राम ही से गोल्ड तो होना चाहिए। जिस गोल्ड के लिए आज दुनिया मर रही है, अपनी करेंसी को गोल्ड के बिहार पर उसने मजबूत किया अमेरिका ने 1973 तक। वो गोल्ड हम सदियों से अपने यहाँ इकट्ठा कर रहे थे। और लीजिए, सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। सस्टेनेबल हमारे गांव में आज भी चले जाइए आप, गांव में होने वाला कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो वेस्ट जाता हो। हमारी महिला गोबर का भी इस्तेमाल करती है। हमारी महिला बासी खाने को भी रीयूज करना जानती है। दोपहर की सब्जी बच गई, शाम को उसमें छौंक लगा के खा लो। शाम की रोटी बच गई, सुबह उसका दूध में मिला के खा लो।
हमारे गांव में आज भी एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो प्लास्टिक का उपयोग आगे बढ़ाती हो। गलती से प्लास्टिक आ गई तो उसको भी रीयूज। हमारी मम्मियों में आज भी है। हम बाजार से सामान लेकर के आते हैं, मान लो एक पॉलिथीन में 1 किलो सेब लेकर के आए, तो हमारी मम्मी उसे गांठ को खोलेंगी पहले, चाहे उसमें 2 मिनट लग जाए, खोल के सेब निकाल के पन्नी को झाड़ के फोल्ड करके एक जगह पर रख देंगे। और फिर आप जब जल्दी में होगे ना, कह रहे मम्मी मैं जा रहा हूँ तो सामान रख के जा रहा, पन्नी दो, कोई पन्नी दो, फिर वो आपके साइज के अनुसार पन्नी भी ला के आपको दे देंगे जो आपको चाहिए। जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखाता है। यूरोप वाले कर पाएंगे? बासी खाना खाते हैं, रखा हुआ ठंडा। सस्टेनेबिलिटी का शब्द अब सीखे हैं, जिसको हम कब से फॉलो कर रहे हैं। आप आगे आइए, एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं ज्योतिष विज्ञान, कई लोग इसमें मानते हो ना मानते हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जो लोग अध्ययन करेंगे वो जानेंगे ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, दशा क्या होती है, क्या होता है, जो कुछ भी है उसका थोड़ा सा अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मून की जो चाल है नक्षत्रों में हमने बांटी हुई है। शनि की 7.5 हम बोलते हैं। 7.5 मतलब 7.5 साल। शनि एक राशि पर प्रभाव डालता है 7.5 साल। शनि सन के अराउंड चक्कर लगाता है 30 साल में। और हमने ये जो सन के अराउंड का जो स्पेस है इसको टोटल 12 हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सन है तो ये एक हिस्सा, और वो 7.5 साल में उस चीज को, और हर हिस्से में शनि 2.5 साल रहता है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2.5 साल लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2.5 साल लगेगा। इस तरह से 30 साल में शनि अपना पूरा चक्कर कर लेता है। ये बात हमको 2000 साल से पता है। ये तो अभी 500 साल पहले भी ये कहते थे कि नहीं, अर्थ सन के चक्कर नहीं काटती, सन अर्थ के चक्कर काटता है। गैलीलियो को फांसी दे रहे हैं। तो जिनका कोई आधार नहीं, जिन्होंने हमको लूट करके, हमारा पैसा लूट करके, चिड़ियों को मार करके अपना बना लिया, और आज वो ये दुनिया को बता रहे हैं हम जैसा बनो, हमें बनना ही नहीं है तुम जैसा, तो क्यों कंपेयर करें तुमसे। एक फ्यूचर प्रेडिक्शन बता देता हूं। जर्मनी में अभी 2 दिन पहले घोषणा हुई है कि पहले जिस तरह से आप फोन पर बता देते थे कि मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं आ पाऊंगा ऑफिस, तो आपको छुट्टी मिल जाती थी। अब आपको लिख करके देना होगा मेडिकल रिपोर्ट के साथ, तब छुट्टी मिलेगी। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव यूरोप में आप देखोगे कि फेमिनिज्म को लेकर के अब यूरोप में इस तरह के लॉज लाए जाएंगे, इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे जहां पर महिलाओं को दबाने की ओर अब यूरोप आगे बढ़ेगा। यूरोप अब ये कहेगा कि महिलाओं को कम काम करना चाहिए, महिलाओं को घर में रहना चाहिए। ये बात कहने का अधिकार महिला को नहीं है, ये चीज महिला नहीं खरीद सकती। अब ये यूरोप करने वाला है। यूरोप में कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद होने वाली है। अंकित जी, मैंने अभी बहुत गौर से आपकी सारी बातें सुनी, और क्योंकि आप जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझाते हैं सबको, आपने हर एक कंट्रीज के बैकग्राउंड को देखा है, उनकी सोच विचारधारा को समझा है। हम आज भी खुले मंच से जब देखते हैं कि भारत वर्सेस यूरोप, भारत वर्सेस यूएस या चाइना, ग्राउंड लेवल पे ऐसा ही दिखाई देता है कि वो लोग जीत रहे हैं। हम लोग ना जाने किस गेम को खेल रहे हैं जिस गेम में वो लोग हैं ही नहीं। हम लोग अलग ही तरीके से अपनी जिंदगी को फोकस कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में हम अलग ही बबल में जी रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये 5वीं सदी में जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको लोग यहाँ के अनाज, यहाँ की काली मिर्च, यहाँ के उत्पादों के लिए सोने से ट्रेड करते थे, उसी दिन को याद करते रह जाएंगे। हम यही बोलते रह जाएंगे कि हम सोने की चिड़िया थे, हम विश्वगुरु थे, हमारा राज्य अफगानिस्तान तक था। पर आज हम अपने आसपास भी एक कॉमन चीज को बना पाने में बड़ी तरह से असंभव महसूस करते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि भारत एक तो आत्मनिर्भर बन जाए, आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, अपने कल्चर को लेकर के कॉन्फिडेंस में आ जाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप मुझे 50 लोग ऐसे दे दो जो बिल्कुल आत्मविश्वासी हों, मैं उनके अंदर भारत की कल्चर को लेकर के आत्मविश्वास और जगा दूंगा और इस देश को 10 साल में आजाद करा दूंगा। वो ये बोलते थे। आज आप देखिए, अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, स्पेस प्रोग्राम में आत्मनिर्भर हैं, सेमीकंडक्टर में स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एआई में स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल में आत्मनिर्भर नहीं थे, एनर्जी में दूसरों पर निर्भर थे, और हमारी पॉलिसीज फिर उस हिसाब से बनानी पड़ती थी कि भाई ये लोग नाराज ना हो जाए। पूरी तरह से ये जो मध्य गल्फ कंट्रीज पे हम पूरी तरह निर्भर थे। आज हम इथेनॉल ब्लेंडिंग लेकर के आ रहे हैं,
जिसमें 85% E85 की बात चल रही जी। है और E100 की भी बात चल रही है। जी। आप फर्ज कीजिए अगर E100 लागू हो गया या E85 भी लागू हो गया तो हम कितने ज्यादा जो है सेल्फ एनर्जी पर रिलायंस कर लेंगे अपना, और बाहर से क्रूड नहीं मंगाना पड़ेगा और हमारी पॉलिसी कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसीलिए इथेनॉल का विरोध हो रहा है। और जिस दिन हम एनर्जी में सेल्फ रिलायंट हो गए, सोलर एनर्जी हम पे अच्छी खासी है, विंड है, यूरेनियम, अच्छा यूरेनियम अभी बाहर से लेना पड़ता था तो न्यूक्लियर एनर्जी पर भी हम डिपेंडेंट थे। हम थोरियम से बिजली बनाने की ओर आगे बढ़ गए हैं। बस एक कदम रह गया है, वो करते ही हम थोरियम से यूरेनियम बनाएंगे, यूरेनियम से बिजली बनाएंगे। और थोरियम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के पास है। इसके बाद शायद ही कोई चीज ऐसी होगी जिसके लिए हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट होंगे। अंकित जी, आपको मेरी बात थोड़ा सा इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई लगेगी। अभी एथेनॉल को लेकर चर्चा हुई, आपका एक वीडियो ये कहता है कि एथेनॉल को लेकर जो टेस्ट करने थे 2030 तक गडकरी जी समय ले लेते और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते, कॉन्फिडेंट हो जाते तो उस चीज को सामने लेके आते। उन्होंने पब्लिक पे उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। एथेनॉल को लेकर के जो आज लोगों के मन में एक डर है, गुस्सा तो जाहिर सी बात है, पर जो डर है कि उनका जो एसेट्स हैं, गाड़ियां, उनके वाहन, उनके साधन, या अभी दिल्ली सरकार ने कह दिया कि आप 2027 तक पूरी तरह ईवी पे आ जाएं, 2 व्हीलर्स जितने हैं। वो डर कि हमारे पास एक तो है नहीं, हमारे पास जो छोटा मोटा मेहनत करके हमने छोटी गाड़ी खरीदी, बड़ी गाड़ी खरीदी, वो अचानक खत्म हो जाएगी, उसको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे अपने खुद के पर्सनल इकोनॉमिक्स में। तो इस चीज को लेकर के ये जितनी भी पॉलिसीज हैं कि हम चेंज ला रहे हैं, हम पूरी तरह से इकोलॉजिकल हो रहे हैं, क्या ये तरीका लोग समझ पाएंगे? क्या ऐसा ही नहीं हो जाएगा जैसे अपने अटल बिहारी जी के समय में हुआ था? उन्होंने फ्रीवीज नहीं बांटी तो हट गए। ये सरकार अच्छा कर रही होगी, पर थोड़ा सा ये लोगों के मन में शंका की वजह से शायद इसको फिर से झटका लगे। एक्चुअली ये जो काम है इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला, ये गडकरी जी का नहीं है, ये हरदीप सिंह पुरी जी का है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आता है। गडकरी जी का काम ये है कि कब किस तरह की गाड़ी सड़क पे आनी चाहिए। ये बात सही है कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको लागू करवा दिया सरकार ने, इसकी निंदा मैं करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि इतने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत भारी पड़ सकता था, शायद सरकार ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। लेकिन जिस तरह से लग रहा है अभी, क्योंकि बताया जा रहा है बहुत लंबे समय से E20 हमको गाड़ी में डाल के दिया जा रहा था, हमें पता भी नहीं था E20 डल रहा है, हमको लगता था नॉर्मल पेट्रोल डल रहा है। अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है ऐसी। एक आध यूट्यूबर ने यूट्यूब पर वीडियो बना दिया कि देखो मेरी इनोवा खराब हो गई, तो आपको इस चीज की शिकायत करने के लिए वीडियो बना के दुनिया को बताना पड़ रहा है, तो इसका मतलब शिकायत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर गाड़ियों में मास लेवल पर दिक्कत आ रही होती तो ये आप भी मुझसे डिस्कस कर रहे होते आती कि यार गाड़ी का एवरेज गिर गया, मैं भी बोल रहा होता, मेरी कॉलोनी वाले भी बोल रहे होते, ये आम चर्चा का विषय बन जाता, जो बना ही नहीं। ये भी चर्चा में कब आया? जब किसी ने वीडियो बना के बताया, तो इसका मतलब विषय नहीं है। अंकित जी, बस एक छोटा सा इसमें मैं बिंदु डालना चाहूंगा। क्या कभी ऐसा डर नहीं लगता जब आप अपनी पेट्रोल गाड़ी लेके बाहर निकलते होगे कि पता नहीं कितने टाइम में खराब हो जाएगी? हो सकता है 5 ही साल इसकी लाइफ बची हो, जिस तरह से चेंज आ रहे हैं। क्या आपको पर्सनली उस चीज को लेकर कभी डर नहीं सताया? एक्चुअली मुझे पता ही अब चला है कि ऐसा लंबे समय से डाल रहे थे E20 और अब तक वो वक्त ही बीत गया। या तो उस दिन बताते ही 2023-24 में जब भी था कि आज से E20 डलेगा, तब से मैं एकदम अलर्ट हो जाता और क्या हो रहा है, जरा सा भी कुछ हो जाता तो इसकी वजह से हुआ है। तब तो इतना वक्त बीत गया है कि अब असर दिखता नहीं है, और अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि कोई असर है नहीं उसका। और जैसा कि आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा कहीं मोदी जी के साथ तो नहीं हो जाएगा। मोदी जी बहुत 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 दूर का सोचने वाले आदमी हैं। पॉडकास्ट में रिकॉर्ड हो रहा है 2029 में मोदी जी चुनाव में जब जाएंगे तो अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आप। इसके पीछे 2-3 आपको तथ्य बताता हूँ। तब तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के सब लोग न्यूट्रलाइज हो लेंगे, सबको पता चल जाएगा क्या रिजल्ट्स हैं। ओके, शायद सस्ता भी मिले। दूसरा, तब तक पीओके भी आ जाएगा, है ना, तो लोग उसमें मान जाएंगे कि भाई सरकार ऐसी है। पाकिस्तान टूट जाएगा, लोग उसमें लोहा मान लेंगे। तब तक डॉलर और रुपए का जो कन्वर्जन रेट है, मैंने तो 2030 के आसपास बताया, हो सकता है 2029 में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाए। 2029 में अगर हो जाता है तो $1 में 10 रुपए तक आ जाएगा। $1 में 10 रुपए, जो आज 96 और 97 व्हाटएवर।
और उसके अलावा आप कई ऐसे चेंजेस देख लेंगे इस पूरे इकोसिस्टम का ध्वस्त होना जो आज ही कर रहा है नौटंकी जंतर मंतर पे, टेक्स्ट बुक में बदलाव होना, हमारे यहाँ पर बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिल जाना अलग अलग क्षेत्रों में जो भी चली रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 2021 में सेमीकंडक्टर प्रोग्राम आया और 2026 में तो 6 इंडस्ट्रीज चल रही हैं इस पर, ठीक है। तो इतनी कई योजनाएं आपको फलित होती एकदम से लोगों को दिखेंगी ना कि लोग अपने आप फिर इनको लेकर के आएंगे। और ये पॉलिटिशियंस इतने तगड़े हैं अमित शाह जी और मोदी जी कि ये लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि सत्ता में कैसे आना है। तो वाजपेयी जी ऐसी गलती तो शायद ये नहीं करेंगे, बाकी जनता ही महान होती है, जनता फिर मूड बना लेती है। आपने एक बात कही कि 2029 तक ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है लोग आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं मानेंगे, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के बारे में नहीं मानेंगे, आपसे हाथ भी दिखाने आने लगेंगे कि आप ये बताइए हमारा भविष्य क्या होने वाला है। ये मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ चर्चा में कि इसमें आपको हाथ देखना, एस्ट्रोलॉजी देखनी नहीं है। ये सब कैलकुलेशंस हैं जो हमसे छुपाई जा रही है जी। कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सर्च कर लो। डॉलर पूरी दुनिया में डोमिनेंट क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया का एक 1/3 उस पर गोल्ड था, जिसके एवज में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में अमेरिका ने कहा था कि भाई दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड हमारे पास है, क्यों ना हम करेंसी छापें गोल्ड के बैलेंस में और उसी को दुनिया की करेंसी माना जाए। तो तब डॉलर छपा, वो दुनिया की करेंसी मानी गई, धीरे धीरे दुनिया में फैल गया। विद द टाइम अमेरिका को कई युद्ध लड़ने पड़े तो उसने डॉलर ज्यादा छाप दिया चीजों को खरीदने के लिए। फिर उसे पता चला कि सोना कम रहेगा, डॉलर ज्यादा छाप दिया है, अब एक काम करते हैं किसी और चीज के एवज में इसको तैयार करते हैं। फिर 1973 में अमेरिका ने गल्फ कंट्री से कहा था कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, बदले में तुम ये करो कि अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचना, ताकि डॉलर की डिमांड बनी रहे। उसे पेट्रो डॉलर कहा गया। विद द टाइम तेल बिकता रहा। अब आप और हम बड़े आसानी से जानते हैं कि तेल की डिमांड तो अब कम हो रही है। हम ये भी जानते हैं कि ईरान जिस तरह से हमला कर रहा है गल्फ कंट्रीज पर, अमेरिका गल्फ कंट्रीज को बचा नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम आएगा गल्फ कंट्रीज कहेंगी कि अमेरिका हमें तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए और हम अपनी करेंसी में ही व्यापार करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे। और डॉलर टूटेगा, पेट्रो डॉलर टूटेगा, डी-डॉलराइजेशन होगा। जब डी-डॉलराइजेशन होगा तो रुपया मजबूत होगा। एक तो तथ्य ये है। दूसरा तथ्य ये है कि अमेरिका के सबसे ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स जापान ने खरीदे हुए हैं, 1.61 ट्रिलियन के सबसे ज्यादा बॉन्ड जापान के पास है डॉलर के। अब जापान सोच रहा है इन्हें कैसे निकालूं, तो जापान भारत आया था अभी जुलाई की स्टार्टिंग में। भारत के साथ डील हुई है कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। भारत 2014 में पूरी दुनिया में शायद कोई एक देश ऐसा था जिससे लोकल करेंसी में ट्रेड करता था। आज भारत 25 देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करता है। भारत, चाइना, रशिया 2022 के बाद तेजी से गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं, इसलिए भारत में गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़े हुए हैं। तो गोल्ड जो पहले अमेरिका के पास था वो भारत की तरफ शिफ्ट हो गया। डॉलर की जो डोमिनेंस पहले थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। उधर गल्फ में कम हो जाएगी, फिर जापान बोल देगा कि हम ये बॉन्ड्स हटा रहे हैं, हमें कंपल्शन मत करो बॉन्ड्स रखने को। 2022 से ही जापान जो है अपने यहाँ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है, अलग अलग हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि जापान को पता है कि यूएसए में भी सिक्योरिटी नहीं देगा आने वाले समय में। तो डूबते यूएसए को सब देख रहे हैं, इसलिए सब अपनी अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं और पॉलिसीज अलाइन हो रही है रशिया, चाइना, इंडिया के इर्द गिर्द। जापान रशिया, चाइना के साथ इसलिए नहीं जा सकता, दोनों दुश्मन है। और अगर आपको और अच्छा एग्जांपल देखना हो तो 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। कायदे से रशिया को तो डूब जाना चाहिए था, क्योंकि सैंक्शंस लग गए दुनिया भर के। देख रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी पहले से बेहतर हो गई है। तो ये जो सब कुछ दुनिया में हो रहा है, यूरोप का हाल देख लीजिए आप, ना यूरोप के अमेरिका से बन रही, ना यूरोप के आपस में बन रही। तेल उनका महंगा मिल रहा है उनको, क्योंकि रशिया से अब ले नहीं रहे हैं। तो इन्फ्लेशन वहां आया हुआ है, तो डॉलर गिरता सबको दिख रहा है। तो इस पर तो बड़ी आसानी से कोई बता देगा डॉलर आने वाले समय में गिरने वाला है। और भारत का रुपया जिस तरह से दुनिया में अलग अलग देशों के साथ हमने डील करी है कि हम रुपए में करेंगे आपके साथ ट्रेड, तो रुपए की वैल्यू बढ़नी है। अभी क्या ट्रांजिशन फेज चल रहा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा, 2-4 साल बाद दिखने लग जाएगा। अंकल जी, जिस तरह से आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं और जिस तरह से फैक्ट्स को निकाल करके एक अगले 5 साल का, अगले 10 साल का एक क्लियर व्यू दिखा रहे हैं, बहुत से लोग आज उसके बगैर ही एक उनके पास फ्रीडम है कि वो सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, जो पब्लिक, एक नॉर्मल पब्लिक देख रही है। जबकि उसे शायद ये कंटेंट आपका समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कितना ज्यादा इसके पीछे एक एक चीजों का समीकरण है, एक एक चीजों का कैलकुलेशन है, जो शायद आज से कुछ सालों के बाद दिखाई देगा। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि अभी पिछले दिनों बहुत से लोगों ने विरोध किया कि
मोदी जी का ये विश्व गुरु का सपना 2047, और लोगों ने उस पर बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ा उस पर हंसे कि ये तो सब बुलबुला है, ये तो फट जाएगा और ये सब पैसा लेके इधर उधर भाग जाएंगे। आपकी कैलकुलेशन उसको होता हुआ दिखा रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जो आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इवन यूपीएससी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज, वो भी आजकल डरे हुए लगते हैं कि ये सरकार जो कर रही है उससे तो सब खराब हो जाएगा। तो आप ये 2047 विश्व गुरु का जो नारा है उसको कैसे देखते हैं? जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा सब खराब हो जाएगा, इन्होंने पूरी जानकारी देखी नहीं है। मैं कह रहा हूँ गूगल पे जाकर के आप सर्च कर लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एनर्जी बनाने में हम जिस तरह से स्टेप्स उठा रहे हैं वो स्टेप्स दुनिया में कोई नहीं उठा रहा। उसी तरह से हम अपने यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने में जो स्टेप्स उठा रहे हैं, इथेनॉल हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएगा। हम मेडिकल हर डिपार्टमेंट में आप देखिए हम जिस तरह से कदम उठा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि पिछले 12 साल में जो हुआ है और उससे पिछले 60 साल में जो हुआ था तुलना कर लें फैक्ट्स के साथ, विद फैक्ट्स बात करें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, कई लोग बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, 2019 में धारा 370 में बदलाव हुआ जी। लोग बड़े सेलिब्रेट किया, ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, अमित शाह ने देखो आते ही काम कर दिया। ये आते ही काम नहीं कर दिया है, ये काम 2014 से चल रहा था। राम माधव जी को इंचार्ज बनाया गया था जम्मू कश्मीर का। 2014 में मोदी जी आए, 2015 में जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होते हैं। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। फिर बीजेपी को भी कुछ सीटें आई होती हैं जम्मू के क्षेत्र में, तो बीजेपी पीडीपी के साथ हाथ मिलाती है और सरकार बना लेती है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। वो महबूबा मुफ्ती जो भी ईरान में जाकर के खामनेई के अंतिम संस्कार में आंसू बहा रही थी, वो महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों का समर्थन करती रहती हैं, उनके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तो बीजेपी का क्या होना चाहिए? विरोध, खूब विरोध हुआ, गाली दी गई, अरे तुम तो सत्ता के लिए भूखे हो वगैरह वगैरह वगैरह। मोदी जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्हें पता था मैं कर क्या रहा हूं। चलाते रही पीडीपी के साथ सरकार में रहकर के लूप होल्स देखे, कैसे नेटवर्क काम करता है, कहां पे क्या लूप होल्स है, क्या है क्या नहीं है। विद द टाइम अब जम्मू कश्मीर में पहले के अनुसार जब 370 नहीं हटी थी तो 6 साल में इलेक्शन होता था। 2015 में अगर इलेक्शन हुआ है तो जैसे इलेक्शन नजदीक आ गया, अब इलेक्शन नजदीक आते ही बीजेपी ने समर्थन वापस खींच लिया। पीडीपी सरकार अपने विपक्षी दल के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ, फारूक अब्दुल्ला के साथ इतना बिगाड़ चुकी थी संबंध कि उनके साथ वो जा नहीं सकती थी। बीजेपी पीछे हट गई, अब बेचारे ये अकेले रह गए। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, कोई सॉल्यूशन नहीं है, साफ गवर्नमेंट रूल 6 महीने के लिए तो रहेगा। उस टाइम पर यह काम किया गया जिस टाइम पर 2019 में लोकसभा के इलेक्शन होने थे। अब यहां पर पॉलिटिक्स भी करनी है और समस्या का समाधान भी करना है। पॉलिटिक्स ये कि क्यों ना ये काम अमित शाह के हाथ से करता हुआ दिखाया जाए। तो एक बार चुनाव हो जाए, अमित शाह जी को हम होम मिनिस्टर बना दे, फिर उनके हाथ से करवाएंगे तो अमित शाह जी का एकदम क्रेज आ जाएगा देश में। और कश्मीर की समस्या भी सॉल्व करनी है। तो अब कश्मीर में पुराना संविधान ये कहता था, आज हमारे देश में 2 संविधान चलते थे। हमारे देश के लोगों को नीट का पेपर आउट हो गया, दिक्कत है, इथेनॉल में दिक्कत है। हमारे देश में 2 संविधान चलते थे, उसमें दिक्कत नहीं थी। 2 विधान चलते थे, उसमें दिक्कत नहीं थी। 2 फ्लैग चलते थे, उसमें दिक्कत नहीं थी। हैरान हूं मैं। कश्मीर में जो संविधान था वो ये कहता था कि कश्मीर के किसी भी लॉ को बदलना है तो आप संवैधानिक जो पीठ है जिसने संविधान बनाया कश्मीर का, उससे इजाजत लीजिए, वोटिंग करवाइए, तब बदल सकते हैं। अगर संवैधानिक पीठ नहीं है, संविधान पीठ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो संविधान में कर सकते हैं। लेकिन ये काम करने का अधिकार वहां की जो राज्य सरकार है उसके हाथ में होगा। और अगर राज्य सरकार नहीं है तो फिर देखा जाएगा। तो कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो तभी डिसॉल्व हो गई थी। अब अगर संविधान में कोई बदलाव करना है तो इजाजत कौन देगा? कश्मीर की सरकार। और आपको लगता है कि पीडीपी का भी इजाजत देगी? नहीं देगी, ना उमर अब्दुल्ला देंगे। तो यार संविधान में बदलाव कैसे करें? तो सरकार बर्खास्त करो। अब सरकार की जगह कौन आएगा? गवर्नर आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ले दे के लास्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर आया। बीजेपी ने जब समर्थन खींच लिया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर चला रहे थे सरकार को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही साइन करवाई कि संविधान में बदलाव हो सकता है।
और तब संविधान में बदलाव करके धारा 370 हटाई। अगर यही सारी चीजें जो हमारे देश की जनता आज जी देखेगी तो आई बिलीव वो समझे कि किसी भी चीज को बदलने के लिए कितना बड़ा एक लंबा उद्यम, एक संघर्ष चला उस चीज को बदलने के लिए जो देश की स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सके, कश्मीर को देश का हिस्सा बना सके, 370 हटा सके। पर ये सारी चीजें ऐसी निकल कर नहीं आती। अभी एक चीज आपने बोली, मैं थोड़ा उसको बीच में बोलना चाहता हूँ। आपने बोला कि कश्मीर की सरकार के साथ मिल करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। आज भी कई बार ऐसा ही होता है जब अचानक मौजूदा सरकार किसी दूसरे प्रांत की, स्टेट की सरकार के साथ, जो शायद बहुत गलत काम करते आ रहे थे, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ जाती है। और लोग इस चीज को बहुत उड़ाते हैं, बहुत मखौल उड़ाते हैं कि इनको हमने वोट दिया, इनको हमने देश का भविष्य समझा, ये सनातनी है। पर ये तो वही कर रहे हैं जो पहले लोग कर रहे थे। तो आप इसको ठीक से समझा पाएंगे कि आखिर मजबूरी क्या हो जाती है किसी सरकार की कि उसे गलत लोगों के साथ ही हाथ पकड़ना पड़ जाता है। हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था बंगाल के चुनाव से पहले जी, मतलब उसे इम्प्लीमेंट करवाना था, डिलिमिटेशन करवा के, तो उसके लिए वोटिंग हुई, 2/3 चाहिए था जी, नहीं मिल पाया, बिल गिर गया। अब आप बताइए वुमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए, वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लागू भी होना चाहिए। अब जब आपके पास समर्थन नहीं है तो आप समर्थन जुटाना पड़ेगा, उसके लिए फिर साम दाम दंड करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरी पर्सनल राय है कि इस समय अगले 4-5 साल तक ये मत देखो कि कोई काम कैसे किया जा रहा है, इंटेंशन देखो कि हो क्या रहा है। बस अगर जोड़ तोड़ करके कुछ व्यवस्था ऐसी बन जाती है कि वुमेन रिजर्वेशन लागू हो जाता है और डिलिमिटेशन हो पाता है तो दैट इज गुड। अगर जोड़ तोड़ करके कुछ ऐसा हो पाए कि पीओके वापस आ जाता है तो ठीक है। जहां आज विपक्षी दल इस लेवल पर गिर चुके हैं कि गाली दे के बात कर रहे हैं, कोई जेल चला जाता है 6-6 महीने तो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहा, कोई राम के अस्तित्व को ही मानने को तैयार नहीं था, कोई हमारे सनातन वैल्यूज को गाली देता है, राष्ट्रवाद को तो ये लोग मानते ही नहीं है। अभी 114 लोगों ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि हमें पाकिस्तान से बातचीत दोबारा स्टार्ट कर देनी चाहिए। कश्मीर में रह करके वो लोग आतंकियों को बना देते हैं। कश्मीर में भी सामने आया कि 8 लोग थे, 8 पुस्तकें थी। कश्मीर की कुछ पुस्तकों में वहां के आतंकियों के गुणगान पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। जब ये बात पकड़ी गई तो उन सबको बर्खास्त किया गया। तो जब आपके देश में इतना कुछ हो रहा है और आप रेगुलर वोटिंग से जीत करके नहीं आ पा रहे, लेकिन आपका इंटेंट है कि हट जाए, तो फिर कुछ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो लोगों को समझना चाहिए और लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं। बंगाल में इलेक्शन हुआ, टीएमसी के 20 सांसदों ने कहा कि भाई हम अलग से जो है अपना गुट बना के बीजेपी को समर्थन देंगे। दो भैया, बीजेपी तो चाहेगी कि सब समर्थन, तो कांग्रेस भी देती समर्थन, कौन सी सरकार नहीं चाहिए? समर्थन दे रहे हैं, शामिल नहीं हुए। शामिल आम आदमी पार्टी के साथ हुए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये गलत नहीं था, ठीक है, हो सकता है मॉरली गलत हो, बट क्या पता वो साथ शामिल हो जाएं और पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स की जानकारी दे दें। क्या पता उसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ जाए पंजाब में, और क्या पता पंजाब में सत्ता में आते ही बंगाल की तरह जो एक्शन ले रही है वहां पे ड्रग्स फ्री पंजाब को बना दे, और 5 साल बाद खबर आए कि पंजाब में अब ड्रग्स ना के बराबर हो गया है। तो आपको वो स्टेप अच्छा लगेगा या रिग्रेट करेंगे आप? जाहिर सी बात अच्छा लगेगा। तो कई बार कुछ चीजें आपको मॉरली अच्छी नहीं लगती, कई बार कुछ चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज अच्छी नहीं लगती, कई बार कुछ चीजें करने के लिए आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, लेकिन इंटेंट अगर अच्छा है तो आपको करना चाहिए। भगवान राम ने भी जब बाली का वध किया था तो छुप के किया था। कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये गलत नहीं था क्या, लेकिन अब बाली के पास ऐसी ताकत थी कि उसके सामने कोई आ जाए तो 50% एनर्जी वो अपने में ले लेता था, तो वही एक रास्ता था। तो ऐसे कई इंसिडेंट हमारे कृष्ण भगवान ने कई ऐसे इंसिडेंट किए हैं जहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि कई बार इंटेंट अगर अच्छा है और लार्जर कॉज में कुछ अच्छा करना है तो कुछ आपको ऐसे भी स्टेप लेने पड़ते हैं जो शायद आपको इमोरल दिखाई दे, लेकिन विद द टाइम जब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो विद द टाइम मॉरल बन जाते हैं। तो कई चीज़ों को इमोरल से मॉरल होने में टाइम लगता है। क्या आप ऐसा देखते हैं कि बच्चों को सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्जाम या एक गवर्नमेंट सैलरी या जो भी उनके दिमाग में रहता होगा उस चीज़ को लेकर के ये सब करने की बजाय किसी और दिशा में देखना चाहिए? डेफिनेटली सबसे पहले तो छात्रों को ये सोचना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद उनका इंटरेस्ट क्या है, और आज इंटरेस्ट के हिसाब से हर फील्ड में जाने के पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। आप अपने इंटरेस्ट को किसी भी तरह से समाज के सामने रख सकते हैं अगर उसमें आपने
परिपक्वता हासिल की हुई है, आपके पास स्ट्रेंथ है, तो आप जाहिर सी बात है आगे भी बढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाए, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कई ऐसे हैं जो यूपीएससी क्रैक कर गए थे, आईएएस बन गए थे, फिर भी आईएएस का पद छोड़ दिया, और आज कई उसमें से ऐसे हैं जो म्यूजिशियन बने हुए हैं, कई ऐसे हैं जो अपने सफल कोचिंग्स चला रहे हैं। रोमन सैनी जी का नाम हम सब जानते हैं, जिन्होंने एम्स में भी अच्छी रैंक प्राप्त करी थी, फिर आईएएस बन गए तो उसमें अच्छी रैंक प्राप्त करी थी, और बाद में अनअकैडमी नाम का एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म खोला, और आज हम उसके बारे में सब जानते हैं। उसी तरह से एक और आईएएस थे, उनकी शायद रैंक मैं भूल रहा हूँ, ऋषभ जी उनका नाम है, वह सफल म्यूजिशियन है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी और फिर वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे थे। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनको ये रियलाइज हुआ हो कि यार मैंने समाज को दिखाने के लिए, मैंने बस वो एक थ्रेशोल्ड प्राप्त करने के लिए ये प्राप्त तो कर लिया, अब समाज वालों तुम शांत हो जाओ, अब मुझे जो करना है वो अपने हिसाब से जीने दो। हाँ, अब मुझे यार म्यूजिक करना है, मुझे वो करने दो यार। मैं डायरेक्ट म्यूजिक करता तुम नहीं करने देते, डेली आके मुझसे सवाल पूछते कि कैसे कमाओगे, पैसा कहाँ से आएगा, अब मुझे करने दो। मैंने निकाल दिया पेपर, सब कुछ प्रूफ कर दिया, अब प्लीज ये करने दो। शायद पहली वाली जनरेशन ऐसी थी जो प्रूफ मांगती थी, लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है वो शायद अब डायरेक्टली अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकती है। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट लोगों के सामने रखो, उसके लिए थोड़ा संघर्ष करो, हो सकता है आपके लिए रास्ता निकल जाए। मैं उन बच्चों के बारे में सोच करके कई बार चिंता करता हूँ। अभी आपने देखा नीट के एग्जाम और दूसरे कई ऐसे विषय हुए। एक ऐसे बच्चे को मैं जानता हूँ जो 3-4 साल से नीट के एग्जाम देता रहा, नहीं नंबर निकल पाया, और इस बार जब उसका नंबर नहीं निकला तो उसने मुझे परेशान होकर कई बार फोन किया कि क्या इस बार पॉसिबल है कि हम इस एग्जाम में निकल पाए, क्या मेरे अंदर ऐसी क्षमता है, आप क्या सोचते हैं। बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो हर बार फेल होता चला जाता है। उसके बाद जैसा आपने कहा कि लोगों की अपेक्षा, लोगों के लिए जो दिमाग में थ्रेशोल्ड है कि आप यही करोगे तो ही जाने जाओगे, ऐसे बच्चे जो लगे रहते हैं, और मैं समझता हूँ हजारों लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जो छोड़ नहीं पाते हैं। क्या एक कोर प्रिंसिपल है आपका कि आप उन्हें कहते हो कि कब उन्हें ये एग्जाम छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए? मैं जनरली जब छात्रों से चर्चा करता हूँ तो मैं उनसे सवाल पर सवाल पूछता हूँ जी कि अच्छा आप नीट में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं जी, कि साहब मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, कि मुझे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या आपने ऑपरेशन किया कभी किसी का, कभी किसी को दवा दी, आपको कैसे पता कि वो बनने से आपको अच्छा लगेगा। नहीं सर, वो डॉक्टर क्या बड़ा स्टेटस होता है, लोग बड़ा मानते हैं उसे और लोग उसके पास जाते हैं और बहुत पैसा कमाता है। अच्छा तो क्या पैसा कोई दूसरे प्रोफेशन नहीं कमा सकता? हाँ कमा सकता है। अच्छा क्या फेम किसी दूसरे प्रोफेशन को नहीं मिल सकता? हाँ मिल सकता है। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर को जो सम्मान मिल रहा है किसी दूसरे प्रोफेशन को नहीं मिल सकता? हाँ मिल सकता है। इस तरह के जवाब आने लगते हैं। फिर ये बताओ तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? बस सर वो अच्छा लगता है, वो वाइट आप एप्रन पहन करके एकदम से स्टेथोस्कोप डाल करके अच्छा लुक है। अच्छा ये लुक अगर, अच्छा इससे पहले आपको क्या अच्छा लगता था? कि इससे पहले मेरे को ना एक आईफोन लेना था, वो बड़ा अच्छा लगता था, वो ले लिया तुमने, अब कैसा लग रहा है? अब नॉर्मल है। कितने दिन तक अच्छा लगा? कि सर 10 दिन तक। ये जो तुम इमेजिन करके बैठे हो सकता है 1 महीने तक अच्छा लगे, फिर नॉर्मल हो जाओगे। तो एक महीने की उस शायद खुशी के लिए, शायद लगा रहा हूं, तुम अपने आप को इतना ज्यादा परेशान कर लिए हो कि अब डिप्रेशन की हालत में जा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हो? हाँ सर मेरा मानना है, फिर मैं उनसे कहता हूं कि मेरा मानना है आप रिलैक्स होकर नीट का एग्जाम देके देखो, एक एज क्राइटेरिया बना लो कि इस एज तक दूंगा, हो गया अच्छी बात है, नहीं हो गया बहुत रास्ते हैं करने के, आगे बढ़ना, कुछ और करके भी आप वो सब प्राप्त कर सकते हो जो नीट से प्राप्त करना चाह रहे थे। जिंदगी वहां खत्म नहीं हो जाएगी कि अगर आपकी एग्जाम्स क्लियर। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं, हम सबको बताया जाता था, अब तो बहुत सब लोग जानते हैं इस बात को, कि कलाम साहब तमिलनाडु से उत्तराखंड गए इंटरव्यू देने के लिए कि मैं कैसे भी एसएसबी में सेलेक्ट हो जाऊं और पायलट बन जाऊं। 8 लोगों को सेलेक्ट किया गया, उनकी 9वीं रैंक आई, वो अपनी जान देने वाले थे। फिर एक ऋषि मुनि उनको मिले, उन्होंने कहा कि तुम किसी अच्छे कार्य के लिए बने हो, धैर्य रखो, और आज देखिए कलाम साहब को दुनिया जानती है। वो उस दिन पायलट बन जाते तो ठीक है, वो खुश हो जाते, लेकिन शायद हम जानते भी नहीं उन्हें। पायलट रेस्पेक्टेड जॉब है, लेकिन हमको नाम नहीं पता होते। लेकिन मिसाइल मैन बनने के बाद पूरी दुनिया उन्हें जानती है।
तो आप एक छोटे से फेस को इमेजिन करके उसे पूरी लाइफ मान लेते हो, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो बीत जाने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि कभी मैं ऐसे डिप्रेशन में भी आया था। तो जब आप छात्रों से इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के, तब छात्र को एक इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है जो उसने कभी किया ही नहीं है। शायद वो नीट पीयर प्रेशर की वजह से परस्यू कर रहा था, उसे तब रियलाइज होता है और तब वो ठंडा होता है, तब उसका रास्ता। अच्छा अंकित जी, क्या ये भी संभव है कि लोग सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब हमेशा बनी रहेगी, एक अच्छी सैलरी के लिए, या फिर कहना नहीं चाहिए एक जो इलीगल तरीका है पैसा कमाने का, उसकी सोच के लिए कि आप अच्छा साइड इनकम कर लेंगे, क्या लोग इस सोच के लिए लगे रह जाते हैं कि बस यही जॉब मिलेगी तो करेंगे? जी सर, इसमें भी डिल्यूजन है लोगों के साथ। लोग सोशल मीडिया पर जब देखते हैं कि भाई इसने तो BMW गाड़ी ले ली, इसने तो एक अच्छा विला बना लिया, अरे ये तो वर्ल्ड टूर पे गया, जिंदगी वो जीना चाहते हैं ऐसी, हर कोई जीना चाहता है। जी। नौकरी चाहिए सरकारी नौकरी प्राप्त करके आप अपनी सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकते हो, शौक नहीं। अब शौक पूरे करने तो आप उसमें करप्शन करोगे। करप्शन करने का थॉट उसी विद्यार्थी के दिमाग में आ सकता है जिसको बचपन से करप्शन बड़ा न्यूट्रल तरीके से सिखाया गया हो, उसके घर में या उसके समाज में। मुझे आज भी डर लगता है 1 रुपया भी कहीं से गलत तरीके से कमाने में, क्योंकि मेरे घर में हमेशा से करप्शन को बड़ा नेगेटिवली दिखाया गया और ऐसा दिखाया गया कि ये कर दिया तो बहुत बड़ा पाप है। तो मुझे डर लगता है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। जिन लोगों के लिए नॉर्मलाइज हो चुका है उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो सबसे पहले एक अच्छी संगति प्राप्त करें। मे बी उनको ये बात बड़ी बोरिंग लगे, बट एक सत्संग यानी कि एक अच्छे लोगों का संग अगर वो कुछ समय के लिए करें तो शायद वो रियलाइज कर पाएंगे कि कोई भी एम परस्यू करो, उससे पहले समाज के कम से कम 4-5 अलग अलग सेक्शंस के साथ बैठ करके टाइम बिताओ। थोड़ा टाइम बिताओ शराबियों के साथ। देखो ये क्या बात करते हैं। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बात कही, पर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अभी करता हूँ। हाँ जी। थोड़ा शराबियों के साथ बिताओ। पीना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ओके। थोड़ा समय आप महात्माओं के साथ बिताओ, मंदिर के सत्संग में जाओ, बैठ जाओ, बस ऑब्जर्व करना है। थोड़ा समय आप सफल लोगों के साथ बिताओ, आपकी नजर में होंगे शायद कोई, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपके कोई रिलेशन में हैं, आपके पड़ोसी, उनके साथ बिताओ कि अंकल आप इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, आपको कैसा लगा। अच्छा आपने वो उस दिन, जैसे मान लीजिए इतने साल हो गए, आपने इतना बड़ा घर लिया, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ करप्शन किया हो? अरे बेटा करप्शन नहीं, वो तो बस कोई खुशी दे जाता है तो ले लेते हैं। अच्छा अंकल, तो फिर वो आपने मतलब आपको डर नहीं लगता कि पकड़े जाएं? अरे सब हो जाता है ये वो ऐसे करके। फिर ऐसे लोगों के साथ बिताओ जिनको लोग बहुत ईमानदार कहते थे कि ये बताओ यार आपने पूरी जिंदगी बिता ली ईमानदारी में, आप झोपड़ी सी बनी हुई है आपके घर, आपको क्या लगता है आपने क्या पाया? अरे बेटा क्या पाया, चैन से सोते हैं, कोई डर नहीं है, आ जाए कोई बड़े से बड़ा छापा मारने। जब आप इन सबके साथ बिता लेते हो समय और फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिला था, तब आपको पता चलेगा कि वही वाली बात कि आईफोन लेने से 10 दिन तक खुशी मिली, विला बनाने से 2 महीने तक मिली, कुछ और शराब पी लेने से 4 घंटे तक मिली, और सब जगह आपको जब खुशियों का आकलन आप कर लो तब ये देखना कि परमानेंट सुकून कहाँ था। तब आपको शायद ये पता चले कि आपको बचपन से जो सिखाया जा रहा था वो सही था या गलत था। उसके बाद तय करो। मैं नहीं कह रहा करप्शन सही है गलत है, मेरी बात मत मानो, अपने आप तय करो। और सर सिक्योरिटी वाली आप बात कर रहे थे, जॉब्स में सिक्योरिटी हर जगह है और इनसिक्योरिटी भी हर जगह है। तमाम ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जहां गवर्नमेंट नौकरी करने वालों को एकदम फायर कर दिया जा रहा है। तमाम ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि जांच में पकड़े जा रहे हैं सस्पेंड, जिंदगी भर की बदनामी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और तमाम ऐसे भी उदाहरण है कि 4 साल बढ़िया करियर चला और इतना कमा लिया कि 7 पुस्तक खा लेंगे। एक से एक बड़े यूट्यूबर हैं जिनका अच्छा चलता है। इंडिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स को उठा लीजिए, उनके पास इतना पैसा है कि उनकी 7 पीढ़ी खा सकती है बेटी। अच्छा अंकित जी, जैसे कोई स्टूडेंट जब एग्ज़ाम क्लियर करता है, मेंस क्लियर करता है और इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, इंटरव्यू क्लियर करके जब उसको ये क्लियर हो जाता है कि उसको एक अच्छे ओहदे पर DM, SP या किसी और अच्छे ओहदे पर जॉब मिलेगी, उस वक्त तक शायद वो नहीं सोचता कि मैं करप्शन में जाऊंगा, या उसके अंदर देशभक्ति की भावना होती है कि मैं कुछ चेंज करूंगा। अचानक ऐसा सिस्टम हमारे उन तमाम युवाओं को फोर्स करता है कि तुम्हें इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा महसूस किया कि बहुत से लोग जो बहुत ईमानदार थे या बहुत ईमानदारी की बातें करते थे,
अचानक फोर्स्ड होकर के इस सिस्टम की तरफ बहते चले जाते हैं? सर, दो तरह के ईमानदार लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो मौका मिलने पर भी ईमानदार रहते हैं, बेईमानी नहीं करते। एक वो ईमानदार होते हैं जिन्हें मौका नहीं मिल रहा बेईमानी करने का। मौका मिलते ही आप देखिए एकदम से ईमानदारी का आवरण हट जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं कोचिंग्स में जाता था, नाम किसी का नहीं लूंगा। कई बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एक बच्चा कहीं सिलेक्ट हो गया। सेलेक्ट जिस दिन वो हुआ उस दिन उसके घर पे कम से कम 20 कोचिंग वाले जाएंगे कि हमसे 5 लाख रुपए ले लीजिए, अपना एक फोटो हमारी कोचिंग में लगाने दीजिए, हमसे 25 लाख ले लीजिए, हमसे एक फॉर्च्यूनर और 50 लाख ले लीजिए। और कहीं वो जानता हूं जो उसी दिन बिक जाते हैं। वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। तो वो लड़का एक दिन पहले तक ईमानदार बन रहा था, देश की सेवा कर रहा था और गरीबी से निकाल रहा था घर वालों को, वो एकदम से 50 लाख भी ले रहा है, 25 लाख भी ले रहा है। क्यों ले रहा है? वो कल तक ईमानदार इसलिए था क्योंकि बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा था, आज मिल गया। तो ये तरीका तो खैर गलत ही है और ज्यादातर ऐसे करते हैं। कई ऐसे हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके कि हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। हाँ, पिछले दिनों काफी न्यूज में ये चीजें आई कि कैसे लोगों ने एक सिक्योर जॉब पाने के लिए ये सब किया। तो अंकित जी, आप जैसे इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये उस लड़के की परेशानी है, दुख है, जो गरीबी से जूझता जूझता एक अच्छी जॉब तक पहुंचा और अचानक 50 लाख रुपए उसको ऑफर हो गए, तो क्या वो बिक रहा है या उसकी मजबूरी की वजह से वो ऐसे एक कदम उठा रहा है, शायद बिना सोचे समझे कि वो एक बहुत गलत दिशा में बढ़ जाएगा? तो हम किसको इस चीज के लिए एक पहले पिन पॉइंट कर सकते हैं? कहाँ से चेंज उस बच्चे से, उस सिस्टम से, कहाँ से वो चेंज आना शुरू हो सकता है? सर, चेंज सिस्टम में भी आना चाहिए ओवर द टाइम, वो देखिए आता है कि नहीं। बाकी समाज में चेंज आना चाहिए। हमारे को समाज ये सिखा देता है कि भाई अब तो सरकारी नौकरी लग गई, अब तो पीडब्ल्यूडी में बहुत पैसा है। तो समाज जब मुझसे दिनों रात यही कहेगा अरे अब तो पीडब्ल्यूडी में मजा आएगा, डेली 1-1 लाख रुपए की इनकम है, तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि अगर मैं ऐसा करूं तो समाज में कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्टेंस है उसकी। एक्सेप्टेंस है। तो समाज को सबसे पहले ये दिखाना होगा कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। अब पूरे समाज को कैसे चेंज करने चले वो तो हम नहीं कर सकते। हमें शुरुआत करनी होगी एक ऐसे सिस्टम से जहां परिवार से शुरुआत हो सके। समाज को देख के परिवार एक्सेप्ट कर रहा है, परिवार को देख के बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है, फिर बच्चा समाज को देख रहा है कि हाँ सब कुछ एक्सेप्टेड है, वो आगे बढ़ रहा है। नहीं, आपको उन वैल्यूज पर काम करना होगा जिन वैल्यूज को विद द टाइम हम खो चुके हैं। आपको उन लोगों को बड़ी बुरी नजरों से देखना होगा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और सिस्टम को भी हमें ऐसा बनाना होगा कि भ्रष्टाचारी बच ना पाए। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा रखा हुआ है, उनके खिलाफ आप कितना भी कंप्लेंट कर दो, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो कंप्लेंट वाला आएगा उनके यहाँ पर वो उनको पैसा खिला देंगे, कोई और आएगा वो उसको खिला देंगे। सिस्टम पूरा ऐसा है। तो सिस्टम को तो ठीक करना ही है, विद द टाइम देखा जाएगा, बट सबसे पहले वैल्यूज को ठीक करना होगा। वैल्यूज विद द टाइम ही ठीक होंगी। उसके लिए भी आपको अपने, अब इसके लिए मैं चर्चा करूंगा तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, बात चली जाएगी वेस्ट तक, यूरोप तक चली जाएगी। लेकिन जब तक आप अपने घर में उन वैल्यूज को नहीं लाएंगे जो एक टाइम पर हमारे यहाँ हुआ करती थी भारत में, तब तक आप एक वो मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट हो रहा है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो घर का माहौल ठीक कीजिए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कीजिए। शिक्षा को केवल पैसा कमाने ओरिएंटेड या फेम पाना ओरिएंटेड मत रखिए, और विद द टाइम समाज में बदलाव आएगा और द सिस्टम को ठीक करिए। ये एक बड़ा क्यूमुलेटिव सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसको फलित होते हुए हम करीब 20 साल बाद देख पाएंगे। तो हमें एक तरीके से ये मान के चलना चाहिए कि हम एज एन इंडियन या भारतीय लोग जो चाहते हैं चेंज, सरकार लाए, व्यवस्था लाए, एक्चुअली ये हमारी उम्मीद ही गलत है। हमें पहले खुद में चेंज लाना होगा। अगर हमने अपने घर में या एक दूसरे से हमारा तरीका नहीं बदला तो हम शायद इस समाज में ये भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सारी चीज़ों को रोक नहीं पाएंगे। डेफिनेटली। तो मेरे को एक चीज़ याद आती है अंकित जी, अभी तमिलनाडु में एक नए सीएम बने आपने, विजय थालापति, और जब वो सीएम बने तो लोगों ने कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशन नहीं है, और दक्षिण जो कहा जाता है कि पूरी तरह से लिटरेसी पे लगा हुआ है, इतना पढ़ाई लिखाई है, उसने एक ऐसा सीएम चुन लिया। पर खबरों में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बड़े अद्भुत वो निर्णय ले रहे हैं, ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि मन कई बार ये कहता है कि अगर ये सच हो जो वो कर रहे हैं तो शायद भारत को बदलते देर नहीं लगेगी। डेफिनेटली उनके कई कदम बहुत अच्छे हैं, और हमारे वैल्यूज़ को लेकर के उन्होंने कदम उठाए जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन उठाए। अब इससे 2 सवाल उठते हैं जो मैं भी चर्चा कर रहा था।
एक व्यक्ति जिसको आप कह रहे हो कि एजुकेटेड नहीं है और डिसीजंस इतने अच्छे ले रहे हैं वो कि भाई हम सब उसको प्रेस कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब जो एजुकेशन सिस्टम हमको पढ़ाया जा रहा है उसका तो कोई रोल देखने को ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल। यानी कि तो सिस्टम में खराबी है या वो आदमी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वो सिस्टम से भी जो है हट के बहुत अलग काम कर रहा है। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल हमने और भी देखे हैं। आज जैसे मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, वट एवर, उनकी डिग्री वगैरह सब उनके पास है, बट उन्होंने जो डिसीजंस लिए उससे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, फॉरेन पॉलिसी बदल रही है, अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थे, हुए हैं। 2014 में भारत पूरी दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज 5वीं 6वीं पे झूल रहा है। अगर ये ईरान युद्ध ना होता तो 4थी या 3री पे आ जाते जी। मनमोहन सिंह जी को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बताया जाता है जी। जब वो सत्ता में आए थे तब भी भारत 11वें स्थान पे था, जब वो सत्ता छोड़ के गए तब भी भारत 11वें स्थान पे था। वो एजुकेटेड थे, उनका पूरा सम्मान है। बट कहने का मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनली कोई असर डालता दिख नहीं रहा है। या तो वैल्यूज हैं, जो हो सकता है विजय जी की बहुत अच्छी रही हो, विचारधारा उनके परिवार से अच्छी मिली हो, उनके समाज से मिली हो, और या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो सकता है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते तो अकेले होते। हमने ऐसे और भी एग्जांपल्स देखे हैं, कई ऐसे भी देखे हमने नेता जो IITian थे, IRS थे और उनके भ्रष्टाचार के आरोप देखिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, दिल्ली में उन्होंने महल खड़े कर दिए, सब जान रहे हैं उनको। तो एक तो पॉइंट वो। बाकी अगर विजय थालापति अच्छे से काम करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं हमारे देश में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का। हम सब जानते हैं आज विपक्ष हमारा किस तरह से मुद्दा विहीन है, किस तरह से एक ही पार्टी ऐसी है जो नेशनलिस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन ये पार्टी भी कल को ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, हम लोगों पर कोई जबरदस्ती के नियम न थोपने लगे। तो एक विकल्प मिलना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और विकल्प अगर साउथ इंडिया से मिल रहा है तो ये तो और ही अच्छा है। नॉर्थ की सीट्स ला करके आप सत्ता में आ सकते हो, और साउथ इंडियन का विकल्प है तो एक अच्छा बैलेंस बन पाएगा आने वाले समय में। तो हो सकता है कि हम एक अच्छे विकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अंकित जी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, विजय थलपति जी को कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से जोड़कर बड़ा एक कैंपेन चलाया गया। हालांकि मैं पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं, पर जब उन्होंने अपनी असेंबली में राष्ट्रगान करवाया तो बहुत से लोगों ने उनको प्रेस किया कि आज तक जो तमिलनाडु में कभी नहीं हुआ वो उन्होंने किया, जो कहीं एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था। लोग खड़े हुए उनके साथ और सम्मान दिया अपने राष्ट्र के इस व्यवस्था को। वहीं आज वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो कि पब्लिक से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे निर्णय जो बहुत कॉमन आदमी को इफेक्ट करता है। क्या यही हमें एक नेशनल लेवल पर कमी दिख रही है कि मोदी जी सीधे ही अर्थव्यवस्था सुधारने पर चले गए और एक आम आदमी की दाल रोटी बेसिक चीज़ों पर उतना फर्क नहीं देखने को मिला जो विजय तमिलनाडु में पहली प्रायोरिटी पे कर रहा है? कुछ ऐसा है? जोसेफ विजय ने पूरा कैंपेन चलाया था क्रिश्चियनिटी को बीच में रख के। उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ इस तरह के वादे किए थे कि मैं सत्ता में आ गया तो जिनके पास नाव है उनको मैं 5 लाख रुपए कैश दूंगा, हर शादी में, कोई भी शादी किसी की भी होगी, 8 ग्राम सोना देंगे हम, और एक साड़ी देंगे, अच्छी महंगी साड़ी देंगे। तमाम तरह के वादे थे जो डायरेक्टली फ्री बीज को आगे बढ़ते हुए दिखा रहे थे। जैसे सत्ता में वो आए तो उन्होंने नेशनल एंथम करवाया। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जो मंदिरों का धन है वो मंदिरों के काम आना चाहिए, सरकार के काम नहीं आना चाहिए, जो अभी तक आ रहा था। तो उन्होंने बड़े फैसले लिए, और भी उन्होंने फैसले लिए हैं। तो जो बात है क्रिश्चियनिटी वाली, ठीक है, उन्होंने कैंपेन किया। चुनावी कैंपेन ऐसे ही होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि आप सत्ता में आए। देखा यह जाता है सत्ता में आने के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो अभी तक ये अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, अभी तक इनके सब फैसले अच्छे रहे हैं, हमें अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि प्रो सनातन फैसले दिख रहे हैं, प्रो नेशनल इंटरेस्ट के दिख रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति की जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, अभी ऐसा कोई फैसला दिखा नहीं है। उसको देखने में भी हो सकता है हमें 2-3 साल लग जाए। रही बात केंद्र में, तो केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे देश में शौचालय हर घर में बने हैं, हमारे देश में गरीबों को घर मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहे हैं, उसके साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसके साथ ही हाईवेज और नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे हम देख ही रहे हैं। एयरपोर्ट की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। अभी यूपी के एक जिले की, कौशाम्बी की शायद, वहां पर लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन इस बात का था कि वहां के एयरपोर्ट से
किसी एक जगह की फ्लाइट होनी चाहिए ऐसा करके, मतलब फ्लाइट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई हमको यहाँ की कनेक्टिंग वो डायरेक्ट फ्लाइट दीजिए आप। एक ज़माने में लोग इस बात के लिए लड़ते थे कि हमारे गांव तक सड़क बिछा दीजिए, आज कह रहे हैं कि हमारे को वहाँ की भी फ्लाइट चाहिए। तो ये बदलाव है। उसके अलावा आप फॉरेन पॉलिसी में देखिए, सेमीकंडक्टर की बात करें तो 1983 में हमारे देश में पहली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगी थी, उसके बाद वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। फिर 2021 में जाकर के हमने सेमीकंडक्टर प्रोग्राम दोबारा चलाया और अभी वर्तमान में भारत में टोटल 6 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चल रही हैं और हम सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भारत पहले मोबाइल को असेंबल करने के लिए जाना जाता था, अब भारत अपना मोबाइल खुद भी बना रहा है, एक एक पार्ट खुद बना रहा है और 80% मोबाइल जो भारत में यूज हो रहे हैं वो भारत में ही बन रहे हैं। ये बड़ा बदलाव है। और टैक्स स्लैब की बात करें तो आज 12 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। काफी परिवर्तन जो इस मौजूदा सरकार ने किए, जो कि आज कहीं ना कहीं दब रहे हैं। अंकित जी, बहुत खूबसूरत सोच आपने जो अभी एक नया नजरिया पेश किया। बहुत से लोग इस नजरिए को देखना भी नहीं चाहते, इस तरफ जाना भी नहीं चाहते। जैसा कि आपने बताया, लोग बड़ा इम्पल्सिव होकर के इमीडिएटली छोटी सी चीज पर, कोई प्याज पर, कोई टमाटर पर, कोई आलू पर, वो चाहता है कि एक बड़ा नेतृत्व ही हट जाए और फिर से हम वही पुरानी सोच पर आ जाए। पर कितनी मेहनत लगती होगी किसी भी व्यवस्था को चलाने में, या कितने आपने भी एक शब्द बोला, साम दाम दंड भेद, सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती होंगी। तो वो बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। चलते चलते अंकित जी, मैं बस एक छोटी सी चीज़ जानना चाहता हूँ। हमने आज बहुत से विषयों पे बात की, आप अगर उसे समराइज करना चाहें, अगर आप कहें कि ये 3 चीज़ें हम आज अगर इसको पकड़ कर आगे चले अगले 5 साल तक मजबूती, तो भविष्य कुछ और होगा, तो वो क्या होंगे? सबसे पहले तो जागरूकता। आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई नेता भी कह रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है, कोई भी कह रहा है, आप जागरूक रहिए। जागरूक रहने का मतलब है क्रॉस वेरीफाई करिए जो आप सुन रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटेंट। कोई भी आदमी कोई कदम उठा रहा है तो उसका इंटेंट देखिए। जैसे मोदी जी हैं, अगर इंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने क्या कदम उठाए हैं। जो राम मंदिर बनवा सकता है, जो 370 हटवा सकता है, जो धारा यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो तमाम काम कर चुका है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था, तो हो सकता है वो आगे कुछ ठीक ही कर रहा होगा। इंटेंट दूसरा। और तीसरा, इतिहास को पढ़ें ज्यादा से ज्यादा। सही इतिहास को पढ़ने का प्रयास करें। इतिहास कई बार ये बताता है कि फ्यूचर कैसे लिखा जाएगा, और इतिहास कई बार ये भी बताता है कि हम कौन थे। एक बार खुद को रियलाइज करने का प्रयास करें कि हम कौन थे, तो पता चलेगा कि हम यूनिक थे, पूर्ण की ओर जाने वाली यात्रा करने वाले लोग थे। हम कहाँ ये चीज हम पढ़ गए, तब आपको पता चलेगा कि हमें किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना। हम अपने आप में पूर्णता की ओर जाने वाले लोग हैं। हमारी जीवन शैली, हमारे भाषा से लेके खान पीन तक सब ऐसा है जो पूर्ण होने की ओर लेकर के आगे जाता है। तो हमें वो रियलाइज करते हुए डेवलपमेंट करना है अपना। तो ऐसे में जब कहा जाता है कि लाखों छात्र बैठते हैं और कुछ लोग सिलेक्ट हो पाते हैं, तो इसमें उन लोगों का क्या जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और किस तरह के लोग सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समाज की एक विडंबना है कि समाज ने एक ऐसा पूरा बबल बना दिया है कि अगर आप यूपीएससी क्रैक करते हैं तभी आप सफल माने जाएंगे, या आप कोई बड़ा एग्जाम निकाल लेते हैं तभी आपका जीवन सफल है। ये अब हम समझ पा रहे हैं कि धारणा सही नहीं थी, क्योंकि आज कई और मायनों में भी लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी सोसाइटी का या देश का कोई भी सेक्शन हो, वहाँ पर लिमिटेड सीट्स ही होंगी। तो वहाँ पर लिमिटेड लोग ही जाएंगे। वही जाएंगे जिनका सोच का दायरा, जिनके सोचने का तरीका, जिनका समस्या को देखने का तरीका दुनिया से अलग होगा, एक कॉमन मास से अलग होगा। और वो जब सोसाइटी में जाएंगे, किसी पद पर जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएटर ना होकर के सॉल्यूशन क्रिएटर होंगे, सॉल्यूशन हर चीज़ का देंगे। तो ऐसे माइंड्स को देखा जाता है। इनको कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज पर परखा जाता है। मेंस का एग्जाम होता है, उसमें कई सब्जेक्टिव उनको क्वेश्चंस लिखने होते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि किसी एक सब्जेक्ट के आंसर को लिखते समय क्या ये छात्र अन्य 5-6 सब्जेक्ट के डायमेंशंस को भी सोच पा रहा है क्या। अगर सोच पा रहा है तो उसके अंदर वो काबिलियत है कि आगे जा सकता है। तो वो कुछ ही लोग होते हैं, और जो लोग नहीं जा पाते इसका मतलब नहीं है कि वो लोग सफल नहीं है या वो इसके लायक नहीं है। क्या पता वो इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हों, दुनिया में उनका नाम होने वाला हो। नो डाउट अंकित जी, आपने बहुत खूबसूरत चीज़ें बताई। आई विश कि लोग इसे देखें, जागें, जागरूक हों, और जो सुनी सुनाई बातों में आ करके एक फैसला ले लेते हैं और उस फैसले को बढ़ा देते हैं लोगों तक
इतना एक मिसकंसेप्शन बढ़ा देते हैं, उस चीज़ को थोड़ा समझ के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया अंकित जी बात करके। अगर दोबारा मौका मिला है ना, एक बार दोबारा से कुछ ऐसी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे जो भारत के लोगों के लिए बहुत गूढ़ है, बहुत अंदर तक उनके जीवन में लगेंगी। जी सर, अरे मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है सर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू सर। धन्यवाद।